ओके ध्यान दो। तो ये हमारा हैलोजन डेरिवेटिव का 7th लेक्चर है। देखो एक लेक्चर और लगेगा, इसमें रिएक्शंस वाला पार्ट बाकी है, वो खत्म हो जाएगा। देखो तो आज का लेक्चर तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जितना भी आज मैंने लिखा है सब, ध्यान दो इधर है सब लोग, इधर देखो, रख दो सब कुछ इधर देखो। तो ये जो भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखो। आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ बता रहा हूँ। अच्छा एक SN2 है, स्टार्टिंग में SN2 फिर SN1। चलो इधर देखो, ध्यान दो एकदम अच्छे से। स्टार्ट करते हैं, पढ़ो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो थियरी एग्जाम में आता है, थियरी वगैरह सब चीज़ एग्जाम में आता हुआ है, पढ़ो। और ये चैप्टर का तो वेटेज भी अच्छा खासा है। तो क्वेश्चन हमारा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स। ध्यान देंगे ना सब लोग, ध्यान दो बराबर। तो न्यूक्लियोफिलिक पहले समझो, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब मालूम है क्या है, जो न्यूक्लियस लविंग है, मतलब जो न्यूक्लियस मतलब जो पॉजिटिव चार्ज को जो एक्वायर करेगा। ऐसा एग्जांपल में देखो, जैसे कि समझो H और Cl, HCl का जो बॉन्ड है अगर ये ब्रेक हो जाए तो बनेगा H+ और Cl- बराबर। तो इसमें से न्यूक्लियोफाइल, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल बराबर। समझा, ये न्यूक्लियस लविंग है, जिसको जहां प्लस साइन दिखा है वहीं पे जाएगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल बराबर। ऐसा तो हम लोग कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने वाले, जरा क्वेश्चन पढ़ो। क्या कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मालूम है सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव चीज, मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है। उस टाइम पे कार्बन का हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो देखते हैं क्या है ये। तो हमारा क्वेश्चन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स। जैसे हैलो अल्केन्स वैसे हैलो अरीन्स भी पढ़ेंगे यहाँ पे, सब लास्ट में हैलो अरीन्स भी आएगा। तो ये अगर तुमको समझा है तो ये भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और आज का लेक्चर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में, ये लेक्चर से एक क्वेश्चन तुमको बोर्ड एग्जाम में आएगा, कंफर्म लिख के दे सकता हूँ। या तो SN2 रिएक्शन आएगा, या तो SN1 आएगा, या तो दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन आएगा। ऐसा एक आता है, हर साल का है बराबर, हर साल का ये रूल है। चलो पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन, आज हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा तुमको किसका सब्स्टिट्यूशन होने वाला, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि अल्काइल हैलाइड, ये देखो जरा ध्यान दो, ये देखो CH3Cl। बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल बोलो कौन है यहाँ पे, Cl तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है बराबर। तो इसको रिप्लेस करेंगे दूसरे एक न्यूक्लियोफाइल से। समझ में आ रहा पॉइंट क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो वो रिएक्शन का नाम रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो वन बाय वन पढ़ते हैं क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उससे पहले पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तुमको पहले बता दो, देख लो क्या है सब्स्टिट्यूशन। जब एक रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको रिप्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और उस टाइम पे कार्बन का हाइब्रिडेशन चेंज होना नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा। और जो चीज सब्स्टिट्यूट हो रहा है अगर वो न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा बराबर। चलो पहला पॉइंट पढ़ो, क्या है पढ़ो, व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड टू अ कार्बन सब्सट्रेट। याद है यहाँ पे ये CH3Cl ना, व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन सबस्ट्रेट इस, इसको रिप्लेस करेंगे, समझो किसी और चीज से रिप्लेस कर दिया इसको। समझा, इसको रिप्लेस कर, समझो OH से रिप्लेस कर दिया, किससे, OH। समझा, व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन सबस्ट्रेट इज रिप्लेस्ड बाय, हाँ, अनदर ग्रुप, कोई और ग्रुप से तुम लोग उसको रिप्लेस कर। देखो आज के लेक्चर बहुत एकदम स्लो जाएंगे, इसके लिए ध्यान दे। नितेश इधर देख, नीचे क्या देख रहा है, इज रिप्लेस विद अनदर ग्रुप टू गेट अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिलने के लिए। इस टाइम पे मैंने क्या बताया, क्या चेंज नहीं होना चाहिए, हाइब्रिडेशन नहीं चेंज होना चाहिए, राइट। विथ नो चेंज इन द हाइब्रिड, किसका हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होना चाहिए, कार्बन का, ऑफ कार्बन। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा, ये मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बताया, मैंने सिर्फ तुमको बताया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। समझा है क्या है, व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड टू अ कार्बन सबस्ट्रेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप बराबर। और उस टाइम पे क्या होना चाहिए, कीपिंग द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन सेम बराबर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन। और अगर तुम लोग जो चीज को रिप्लेस कर रहे हैं अगर वो न्यूक्लियोफाइल रहा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला पॉइंट तुमको एकदम क्लियर है। आज स्लो जाएंगे क्योंकि आज का लेक्चर कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो जरा, क्या है पढ़ो, द कार्बन हैलोजन बॉन्ड, CX बॉन्ड ना, अरे X मतलब हैलोजन होता है। ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या ये पोलर है, बताओ, पोलर है ना। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर होता है, हाइड्रोजन पे कैसे साइन होता है, नेगेटिव ना, अरे पार्शियल नेगेटिव साइन होता है, और कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव होता है बराबर। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है एक्चुअल में। देखो ये जो CX बॉन्ड दिखा, याद है पहले मैंने CH3Cl बनाया था, उससे से कंपेयर करो। जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है अगर ये टूटा बराबर तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन बताओ क्या है तुम्हारा, न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल है। उसके जगह पे अगर OH आ गया तो मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया। ये एक्चुअल में OH गया किसके पास,
कार्बन, तो कार्बन तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, समझा। कार्बन क्या है? कार्बन न्यूक्लियोफाइल नहीं है, कार्बन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक, मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कार्बन के पास जाएगा अटैच होने के लिए। ये पॉइंट का मतलब है, ये इसको पूरा पढ़ेंगे तुमको यही चीज समझ आएगा। पढ़ो क्या है? द कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, पर होता क्या इसमें? दैट इज द कार्बन इज द, सॉरी गलत बता दिया। इधर देखो, एक्चुअली वैसे तुमको यहाँ पे ना ये शायद जो मैंने बताया वो गलत हो गया। देखो एक बार क्लियर करते हैं फिर से। पहले ये बताओ, ये एक्स जो होता है ये क्या होता है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल ना, बराबर ना? ये न्यूक्लियोफाइल है। वो जो तुम्हारा कार्बन है वो बताओ क्या है? वो इलेक्ट्रोफाइल है ना, उसके पास ये देखो ना, हाँ ये दिख रहा है। ये जो हैलोजन है, हैलोजन को हमने क्या बोला? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल उसको बोलते हैं जो न्यूक्लियस के पास जाता है, और न्यूक्लियस के पास कौन जाता है? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, समझा। तो ये हैलोजन के पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर। जो कार्बन है, कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा कि कम इलेक्ट्रॉन रहेगा? कम रहेगा। अगर इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है तो ये किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लवेंगे, बराबर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल। ये तुमको बताया नहीं, इसके लिए कंफ्यूज हो गया, बराबर। इलेक्ट्रोफाइल, समझा पॉइंट क्या? एक बार फिर से मैं रिकैप कराता हूँ। देखो क्या है, कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड है वो कैसा है? वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। उसमें तुम्हारा हैलोजन क्या है? न्यूक्लियोफाइल, समझा। और जो कार्बन है वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। उसको इलेक्ट्रोफाइल सेंटर ही बोल सकते हैं, चलेगा, समझा। तो उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। दस इट हैज अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। कार्बन के पास ही तो आता है ना, बताया था ना। OH क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है ना, OH Cl की जगह पे आ जाएगा। तो ये OH जो जाएगा Cl के जगह पे, वो टाइम पे रिएक्ट किसने किया है? ये देख रहे, कार्बन ने रिएक्शन दिखाया ना। अरे कार्बन का पहले बॉन्ड था हैलोजन के साथ, वो टूटा, फिर किसके साथ बनाया? OH के साथ। तो कार्बन तुम्हारा मेन है ना, वहां पे वो रिएक्शन कर रहा, समझा। तो उसके पास टेंडेंसी है टू रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो कौन था? OH था। जो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैच था वो Cl। सिंपल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तो तुमको 2 पॉइंट समझा है क्या? एक बार फिर से रिकैप करेंगे, जरा ध्यान दो। पहला पॉइंट ये था कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या है? जब एक एलिमेंट को रिप्लेस करेगा कोई दूसरा एलिमेंट, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट रिप्लेस कर रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, बराबर। वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। जब भी ये रिप्लेसमेंट हो रहा है वो टाइम पे कार्बन का हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर। जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है ये कैसा है? पोलर है। इसमें तुम्हारा हैलोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मतलब वो पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन के पास कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो जाएगा किसके पास? इलेक्ट्रॉन वाले के पास। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, समझा। तो ये पॉइंट समझ में आया। तो इसमें कार्बन के पास एबिलिटी है, टेंडेंसी है कि वो रिएक्ट कर सकता है, वो रिएक्ट कर सकता है, कोई भी जो नए न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ रिएक्ट कर, समझा पॉइंट क्या है? एक ही रिएक्शन याद रखो, जो CH3Cl है उसमें Cl को किसने रिप्लेस किया? OH। ये सब याद रखो, ये सब इजी है, समझा तुमको पॉइंट क्या है? ज्यादा रिएक्टिव, OH ज्यादा है, इसके लिए उसको रिप्लेस कर देता है, Cl हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। आते हैं पॉइंट नंबर 1 2 तुमको समझा क्या? बोलो, ध्यान दे रहे क्या? आजू बाजू अपना काम ही चालू है तुम्हारा, ध्यान दे रहा है? तुम्हारे लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं पढ़ाई खत्म कर देगा फटाफट। देखो ध्यान से, पॉइंट 1 और 2 तुमको समझा बराबर से? पॉइंट नंबर 3 समझो। पॉइंट नंबर 3 क्या है? देखो पॉइंट नंबर 3 कुछ ज्यादा हार्ड वगैरह नहीं है, जस्ट इसी का रिप्रेजेंटेशन क्या है? NU मतलब न्यूक्लियोफाइल, NU मतलब न्यूक्लियोफाइल। वो जो CH3Cl, अच्छा इधर बताओ C और X में बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा? X को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, मतलब वो हैलोजन। अब न्यूक्लियोफाइल बोल रहे लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी तो बोलते हैं उसको न्यूक्लियोफाइल। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो जाएगा किसके पास? पॉजिटिव चार्ज के पास, मतलब न्यूक्लियस के पास गया, जिसके पास गया उसके हिसाब से उसको नाम दिया है, बराबर। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कम, उसके हिसाब से नाम नहीं दिया उसको, समझा। तो तुम्हारे पास यहाँ पे हैलोजन तुम्हारे लिए क्या था? न्यूक्लियोफाइल। हाँ, मैं क्या बताया? हैलोजन पे जगह पे कौन आया था? OH, बराबर। तो OH समझो मेरे लिए एक न्यूक्लियोफाइल है। NU लिखा है ना, NU मतलब न्यूक्लियोफाइल का शॉर्ट फॉर्म है। NU माइनस क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल। तुम्हारे पास पहले से क्या? कार्बन हैलोजन है ना, यहाँ पे ये कार्बन का 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है तुमको, ऊपर नीचे आजू बाजू, बराबर। उसमें से एक बॉन्ड किसके साथ बना है? हैलोजन। अब भी जस्ट पढ़ा कि ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड कैसा रहता है? पोलर रहता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें हैलोजन तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और कार्बन के बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल। चार्जेस के बेसिस मत देखो, चार्जेस का उल्टा होता है फाइल्स वाला लॉजिक। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा भी याद रख सकते हैं, बराबर। हाँ, तो तुमको मालूम है क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल बोलो किसकी जगह पे आने वाला है? हैलोजन के जगह पे ना। क्लोरीन को निकाला था और खुद आ गया था ना OH वहां पे, तो X निकल जाएगा। जब X निकलेगा, हैलोजन है, हैलोजन कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब X ये बॉन्ड तोड़ के निकलेगा तो वो X माइनस बन के निकलेगा ना,
बराबर। अब जब x यहाँ से टूट गया, x निकल गया, बराबर। अब इसकी जगह बताओ यहाँ का जो बॉन्ड वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो कौन लेके गया बताओ? हैलोजन ने वो बॉन्ड का 2 का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया। अब अगर किसी को वहां पे आके बॉन्ड बनाने का है तो वो 2 का दोनों इलेक्ट्रॉन खुद को लेके आना पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? अरे ये हैलोजन देखो ना, जो x वाला हैलोजन है ये इस बॉन्ड को तोड़ के निकला था ना यहाँ से, बराबर। जब x निकला तो x माइनस, हमेशा Cl निकलेगा तो Cl माइनस बन के निकलेगा, Br तो Br माइनस, I तो I माइनस, समझा ना, F तो F माइनस बन के निकलेगा। तो वैसे हैलोजन माइनस बन के निकला तो ये बॉन्ड का 2 का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकला ना, तभी तो माइनस चार्ज आया उसके पास। अब ये बॉन्ड ये निकल कैसे? देखो ये तो ये कार्बन का ये वाला बॉन्ड खाली हो जाएगा वो टाइम पे, बराबर ना। अरे जब x निकला यहाँ से x माइनस बन के तो ये बॉन्ड खाली है। अगर किसी को यहाँ पे, हाँ ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे रहेगा, अगर किसी को यहाँ पे बॉन्ड बनाना है तो उस चीज को अपना, ये दिख रहा है ये बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन लग गया वो खुद ही लेके आना पड़ेगा। वैसे न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे, न्यूक्लियोफाइल के पास माइनस साइन है, माइनस साइन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो वो 2 का दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बताओ ये बॉन्ड का 2 का दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया? न्यूक्लियोफाइल ने दिया, और यहाँ पे वो बॉन्ड बना देगा। ये बॉन्ड किसके जगह बन गया? हैलोजन की जगह पे खुद बॉन्ड बना दिया उसने। समझा? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? अरे हार्ड वर्ड नहीं है, सबसे इजी टॉपिक है, आगे और डेंजर आएगा। ये समझेगा? बताओ, बहुत इजी है। पहला पॉइंट तुमको समझा? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि बॉन्ड पोलर है, उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, वो तुमको समझा दिया, बराबर। फिर थर्ड पॉइंट में क्या बताया कि एक रिप्रेजेंटेशन बताया जिसमें न्यूक्लियोफाइल हैलोजन का जगह लेता है, ऐसा। चलो थियरी पढ़ लेते हैं। थियरी पढ़ो क्या है? अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद वैरायटी ऑफ न्यूक्लियो, अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करके, याद रखने के लिए OH माइनस याद रखो, ऐसा, बराबर। वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा टू गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जब भी मैं आगे SN लिखा तो उसका फुल फॉर्म है, SN का फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ऐसा भी चलेगा। समझ रहा है? SN का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो SN2 बनेगा आगे जाके, फिर SN1 बनेगा, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बराबर। तो जरा ध्यान से देखना। तुमको पॉइंट नंबर 3 समझा है क्या? बोलो। जो अल्काइल हैलाइड है वो किससे रिएक्ट करता है? वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल से, और कौन सा रिएक्शन देगा फिर वो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया, मतलब SN, बराबर। SN समझा पॉइंट क्या है? रिएक्शन याद रहेगा ना, एक तो इजी सा रिएक्शन है। चलो पॉइंट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब ज्यादा अच्छी तरह से कौन ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा वो तुमको याद होना चाहिए, बराबर, क्योंकि ये MCQ में ये सब चीज आता है। देखो पढ़ो पॉइंट नंबर 4 क्या है, पढ़ो। द रिएक्टिविटी ऑफ अरे पढ़ो, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक, बोलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आप लोग पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड का, बाद में अरेंज पढ़ेंगे, मतलब अराइल हैलाइड बाद में पढ़ेंगे, पर अब देख लो पहले अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे। एक है रेजोनेंस, सॉरी रेजोनेंस तो यहाँ पे आएगा नहीं, रेजोनेंस यहाँ पे आता है। पहला फैक्टर है सब्स्टिट्यूशन स्टेट, मतलब कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है कि सेकेंडरी की टर्शियरी, बराबर, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ हैलोजन। तुमको ना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या है तुमको स्टार्टिंग में सिखाया था, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, बराबर। जब तुम्हारा हैलोजन आइटम एक ऐसे कार्बन को अटैच, जो एक ही को अटैच है, बराबर, अगर ये कार्बन आइटम अगर एक ही कार्बन को अटैच है तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर तुम्हारा हैलोजन आइटम एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो 2 और कार्बन आइटम को अटैच, तो सेकेंडरी। ऐसे 3 को अटैच रहेगा तो टर्शियरी, बराबर। हाँ, तो याद रहेगा तुमको कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का किस पे डिपेंड करता है? याद है 2 चीज क्या है? पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ अल्काइल हैलाइड, जैसे कि प्राइमरी हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और दूसरा क्या है? नेचर ऑफ हैलोजन। हैलोजन का नेचर क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई चीज है, समझा? उस पे याद है 2 चीज क्या है? हाँ, इसके बेसिस पे जब हमने प्रैक्टिकल्स वगैरह करके देखा तो मालूम पड़ा कि किसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत जल्दी होता है, सबसे ज्यादा जल्दी किसका हो जाएगा? आयोडीन का हो जाता है। आयोडीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत फास्ट फटक से हो जाएगा। उसके बाद ज्यादा बताओ कौन है ज्यादा? ब्रोमीन। याद रखो, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा बताओ? आयोडीन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा ना। अरे क्लोरीन के एरो देखना, एरो वो साइड का एरो है ना। पॉइंट पढ़ो जरा, पॉइंट नंबर 5 क्या देखो? द रिएक्टिविटी इन्फ्लुएंस्ड बाय द 2 फैक्टर आर एज फॉलो। सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने वाला कौन? आयोडीन, अल्काइल आयोडीन, समझा? फिर अल्काइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन नहीं बोलेंगे। फिर अल्काइल क्लोराइड, समझा? ऐसा समझ में आ रहा है? ये याद रहेगा, 5 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 कोई वैसे सभी इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर पूरा इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर से कंफर्म तुमको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, या तो SN2 या तो SN1, या तो इनके बीच में डिफरेंस, या तो ये दिख रहा है ये वाला 2, ये 2 में से एक आने का। पूरा बोर्ड ही समझो, हो गया। आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, समझा? तुमको 5 पॉइंट क्या है? बोलो, 5 पॉइंट समझा? तो पहला पॉइंट हमने बताओ किसके बारे में बताया था?
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद है उसमें क्या हुआ, थ्योरी ऐसा याद रखने का, वो थ्योरी इतना थोड़ी पढ़ते बैठेंगे, मतलब याद रखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक ज्यादा या फिर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसको रिप्लेस करता है, कम जो रहता है लो रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, उस टाइम पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, बराबर, ये पढ़ा। फिर सेकंड पॉइंट में देखा कि जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो कैसा है, वो पोलर है, उसमें तुम्हारा हैलोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है क्योंकि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और तुम्हारा जो कार्बन है कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, उल्टा रहता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियोफाइल, कम इलेक्ट्रॉन तो हाँ ऐसा उल्टा। तो फिर थर्ड पॉइंट तुमको समझा, थर्ड पॉइंट में एक जनरल रिप्रेजेंटेशन था वहां पे, बराबर ना। फोर्थ पॉइंट में इधर बताया कि जो तुम्हारा अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, कौन सा बताओ, सब्स्टिट्यूशन स्टेट, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और दूसरा नेचर ऑफ हैलोजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन अटैच है कि कम वाला इलेक्ट्रॉन का कम वाला अटैच है, ऐसा। और इस पे ये दोनों फैक्टर्स पे जब हम लोगों ने देखा और पूरा प्रैक्टिकल्स किया तो मालूम पड़ा सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल आयोडाइड देता है, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड, समझा। आयोडाइड जहां भी आया जल्दी रिएक्शन करेगा, समझा। तुमको बताओ क्या है, समझा। अब बोर्ड में एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन चालू करता हूं, आता ही है, मैं लिख के दे सकता हूं तुमको, ये दो में से एक क्वेश्चन आता ही है एचडीएमए से, बराबर, एचडीएमए से आता है। लास्ट तुम लोग चाहिए तो पेपर सेट वो देखो जरा, उसमें देखो हर बार तुमको SN2 नहीं तो SN1 पे एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही कंफर्म, बराबर। चलो चालू करते हैं। SN2 क्या है, SN1 जरा देखो। उससे पहले मुझे बताओ जरा SN का फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो 2 क्यों आया वो तुमको मालूम पड़ेगा, ये पहले पॉइंट में तुमको मालूम पड़ेगा कि वो 2 वहां पे क्यों आया। और वैसे यहाँ पे मैंने SN के साथ यहाँ पे 1 लिखा है, वो 1 क्यों अभी बता देगा तुमको। अभी के लिए तुमको याद रहेगा कि SN का फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर। अब देखो ये हुआ क्या, तुमको मैंने केमिकल काइनेटिक्स सिखाया, उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन अपन निकालते थे, रेट ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन हमेशा किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे ना, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना रेट ऑफ द रिएक्शन, बराबर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है बताओ, ये प्राइमरी टर्शियरी कौन सा अल्काइल हैलाइड है, बताओ जरा। CH3Br प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। हाँ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को देखो मैंने किससे रिएक्ट किया है, OH-, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था OH- जितने भी हाइड्रोजन है उससे ज्यादा है। इधर देख रहे हैं बाबा, ये इधर भी देख ले, या तो ये तो घर पे भी बैठ के काम कर सकते थे, तो इधर क्यों आए फिर। हाँ, तो मिथाइल ब्रोमाइड ये किससे रिएक्ट कर रहा है बताओ, OH-, बराबर है। मिथाइल ब्रोमाइड जब OH- से रिएक्ट करेगा, तुमको क्या लगता है क्या ये OH- Br को रिप्लेस कर देगा, कर सकता है, पहले बता चुका हूं मैं तुमको यहाँ पे ना, OH- हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, ज्यादा रिएक्टिव है, बराबर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ना ज्यादा, बराबर। क्या, हाँ हेलोजन्स को कर सकते हैं, वैसे फ्लोरीन का रिएक्शन नहीं दिया हमको यहाँ पे क्योंकि वो एक्सप्लोसिव होता है, पढ़ा था ना आपने, वो नहीं, उसके बारे में हमको, उसके बदले हमारे पास सिर्फ हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ये सब है। हाँ, तो OH- बोलो किसके जगह पे आ जाएगा, Br, और बन जाएगा CH3OH, बराबर। कल ही मैंने तुमको ये रिएक्शन करवाया हुआ है, कल याद है, कल मैंने तुमको सिखाया था जब भी तुम्हारा अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH के साथ, तो वो क्या बनाता है, अल्कोहल्स। देखो आया, देखो ये OH- आया कहां से, या तो KOH से आया रहेगा या तो NaOH से आया रहेगा, समझा, उधर ही मिलेगा ना तुमको अल्कोहल। और ये Br-, वो जो भी तुम लोग पोटेशियम यूज करेंगे या तो सोडियम यूज करेंगे उसके साथ जाता है, कल सिखाया था तुमको ये सब चीज, बराबर। ध्यान दे रहा है, अरे तुमको बोलना पड़ता है कि ध्यान दो, और वीडियो लेक्चर भी चालू है, देखो इधर ध्यान दो, मेरे लिए नहीं चल रहा है कुछ, जो भी है तुम्हारा लॉजिक है, देख लो फिर बाद में बोलना नहीं कि नहीं समझाया ये। अल्काइल हैलाइड किससे रिएक्ट हुआ है, अल्कोहल का OH- वाला ना, हाइड्रोक्सी वाले ग्रुप से, हाइड्रोक्सी वाले ग्रुप ने किसको रिप्लेस कर दिया, Br को, और देखो खुद अल्कोहल बन गया ना यहाँ पे, अल्काइल अल्कोहल। अब चलो देखते हैं हुआ क्या, जब इस रिएक्शन का हमने प्रैक्टिकली रेट निकाला, रेट याद है, रेट ऑफ द रिएक्शन प्रैक्टिकली निकालते हैं क्योंकि रेट निकालने के लिए तुमको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चाहिए, और ऑर्डर निकालते कैसे थे, याद है, सिखाया था, प्रैक्टिकली निकालते, एक्सपेरिमेंटली निकालते थे। हाँ, तो जब ये रेट हमने निकाला प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके, तो तुमको मालूम पड़ा कि ये जो रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर, याद है, ओवरऑल ऑर्डर बोल रहा हूं मैं, सेकंड ऑर्डर है। मेरे को एक बात बताओ, ये जो रेट देख तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा रेट ऑफ द रिएक्शन CH3Br के लिए कितने ऑर्डर का रिएक्शन है, हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है CH3Br में ना, बराबर। और वही OH- के लिए कितने ऑर्डर का रिएक्शन है, 1, तो बताओ ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया, 2। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है SN2, बराबर, समझ में आ रहा है, ये SN2 यहाँ पे क्यों लिखा है, 2 का समझो लॉजिक क्या है, 2 रख दे बाबा, वो पढ़े ये देखेंगे, इधर देखो पहले SN2, समझा, SN2 में 2 क्या है, 2 है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, समझा, इसके लिए इसको नाम क्या दिया है, SN2, समझा, नाम क्या रहेगा। अब पूरा नाम सुनो जरा, क्या देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर,
क्यों? रेट में दो दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, देखो, समझा? अब यहाँ पे 1 जब करूंगा ना SN1, उस टाइम पे जब मैंने रेट निकाला तो एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, इसको बोलेंगे SN1 रिएक्शन, समझा? एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहेगा। तो फुल फॉर्म समझा क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, उसका नाम है SN2 रिएक्शन का फुल फॉर्म है वो, याद रहेगा ना? ये भी आ जाता है कभी कभी। समझा पॉइंट क्या है? देखो मैंने पहला पॉइंट तुमको ये समझाया, जब भी तुम्हारा अल्काइल हैलाइड OH- से रिएक्ट करेगा वो क्या बनाता है? अल्कोहल्स, बराबर। और जब इसका रेट निकाला गया तो वो रेट कैसा मिला बताओ तुमको? ये ऑर्डर रहेगा तो सेकंड ऑर्डर है, समझा? और रेट ऐसे मिलता है, रेट में दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है कि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? दो। और ये दो के दोनों कौन से? रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के? हमेशा रिएक्टेंट का रहता है ना, क्योंकि रेट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ना, ऐसा है। चलो अब पहला पॉइंट अगर तुमको जो मैंने बोला वो समझा तो ही तुमको ये पहला पॉइंट जो लिखा है वही समझेगा। ध्यान दो, पढ़ो जरा ध्यान से पढ़ो। क्या है? द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू गिव मिथेनॉल फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर है ना, अरे केमिकल काइनेटिक्स है, इसके लिए बोल रहे हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, समझा? सेकेंड ऑर्डर देखो 1 1, ओवरऑल ऑर्डर 2, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। आगे हाँ, दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या सिर्फ मिथाइल ब्रोमाइड पे डिपेंड करेगा? क्या सिर्फ हाइड्रोक्साइड पे डिपेंड करेगा? दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों पे, क्योंकि रेट में तो दोनों आया, समझा? आगे पढ़ो, दैट इज से कहां गया? हाँ, दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ये दो रिएक्टर है ना, ये रिएक्टिंग स्पीशीज, ये तो प्रोडक्ट वाला स्पीशीज, समझा? रिएक्टिंग स्पीशीज के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा तुम्हारा रेट, समझ में आ रहा है? आगे कहां गया? हेंस इट इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाय मॉलिक्यूलर। ये लाइन से लिखा है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, बराबर ना? अरे एक ही बात है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाय मॉलिक्यूलर, बराबर ना? मैंने क्या बताया तुमको? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन बाय, एक ही बात है ना, समझा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में थोड़ा अजीब लग जाता है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन होता है ना, समझ में आ रहा है? इसके लिए मैंने तुमको वैसा बताया, चलता है ना? ये तो सीधा गए में पीछे से आया, उसमें क्या है? एक ही बात है ना, समझा? तुमको पहला पॉइंट यहाँ पे क्या समझो, एग्जाम में आता है, देखो इसके लिए मैंने पहले से इंपॉर्टेंट लिख के रख दिया वहां पे, याद रखना पहला पॉइंट क्या है? जब भी मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्साइड आयन से तो बनाता है अल्कोहल। ये कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, बराबर? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स वहां पे लिखा भी है अपन, रेट भी याद रखो, रेट इज इक्वल टू K इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br और दूसरा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH-, बराबर ना? ये है। हाँ, अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, अब हुआ क्या? देखो ये दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये डायग्राम को जरा ध्यान से देखो। CH3Br है तो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड है? 3। क्या तुमको यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है? बराबर ना? हाँ, CH3 कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बोल रहा हूँ, बराबर? कार्बन का हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड, देखो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, बराबर है? कार्बन का चौथा बॉन्ड किसके साथ है? Br, देखो दिख रहा है, Br दिखाई दे रहा है, बराबर है? Br। अब वो उसमें बताना पड़ता है एक आगे एक पीछे, ऐसा, बराबर? ये दिख रहा है सिंगल लाइन, सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा वो जो भी है वो वही प्लेन में, बीच में कार्बन रहेगा, इधर एक हाइड्रोजन ना, ऐसा एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और इधर Br है, एक आगे एक पीछे, समझा? इसके लिए वो ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा बनाते हैं डॉटेड वाला और ऐसा एकदम सॉलिड, समझ में आ रहा है? मतलब अलग अलग डायमेंशन, समझ में आ रहा है कैसा है? अलग है, एक ही प्लेन में रह, सिंपल, इसमें क्या समझना है? ये एक ही प्लेन वाला, देखो ये दिख रहा है H, ये दिख रहा है H और ये Br, और जो पीछे रहेगा और जो आगे रहेगा उनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, समझ में आ रहा है? हाँ, पीछे और आगे अलग अलग चीजें यहाँ पे, हाँ। तो समझा तुमको ये क्या? ये और कुछ नहीं है, ये मिथाइल ब्रोमाइड ही है, CH3Br, बराबर? इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा था? OH। तो ये जो SN2 रिएक्शन है इसमें होता क्या, जरा ध्यान दो। इसमें जो तुम्हारा OH- आयन है ये अटैक करता है पीछे से, कहां से अटैक करेगा? तो ये दिख रहा है OH- दिखाई दे रहा है पीछे, देखा? ये CH3Br के पीछे देखो मैंने OH- बताया, वो OH- कहां से करेगा? बैक साइड अटैक करता है, याद रखो। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में कैसे अटैक होता है? बैक साइड अटैक, समझा? तो OH- आयन पीछे से अटैक करेगा, दिख रहा है बीच वाले कार्बन को, समझ में आ रहा है? तो ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, वो तीनों एक ही प्लेन में आ जाता है। कैसे प्लेन में आएगा? एक ही प्लेन में आएगा, ऊपर एक हाइड्रोजन रहेगा, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन रहेगा, फिर एक यहाँ पे हाइड्रोजन, तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल रहेगा। कितना रहेगा? समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखा रहा है, समझो तुमको। तो ये जो कार्बन है वो एज इट इज है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो चेक करो, सॉलिड लाइन बनाया ना मैंने ऐसा, तो ये एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करता है ना। ये तीनों हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएंगे? एक ही प्लेन में आ जाएंगे, बराबर है? और अगर आगे Br था तो पीछे से किसने अटैक किया था? OH, समझा? तो ये Br यहाँ पे है और ये पीछे क्या है? OH। जरा ध्यान दो, ये क्या पॉइंट क्या बता रहा है? हर्ष ध्यान दे रहा है क्या? देख जरा, इधर भी देख ले, H H और H, ये दिखाई दे रहा है? हाँ, इसमें कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ जो भी बॉन्ड बनाया वो उसी के प्लेन में। हाँ,
बी आर आगे है और ओ एच पीछे, देखो उसको ऐसा रिप्रेजेंट किया। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये कार्बन ने जो बॉन्ड बनाया, ये दो बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड्स नहीं है, इसको बोलेंगे हम लोग, ये समझो आधा बॉन्ड है, बराबर समझा, समझा, पार्शियल बोल सकते हैं, पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, या तो पार्शियल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हैं। सबसे इसमें जो नाम दिया इसको बोला है पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला है, इसको नाम क्या दिया है, ये दिख रहा है, गिनो जरा, 5 मिलेगा तुमको, 5 पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है, कार्बन। ये इंटरमीडिएट स्टेप पे होते हैं ट्रांजिशन स्टेट, याद रहेगा क्या बोला मैंने। अरे बहुत सिंपल है, CH3Br किसने अटैक किया, OH, कहां से अटैक किया, बैक साइड अटैक किया, बराबर, तो वो आ गया पीछे और Br आ गया आगे, सामने ना। और कार्बन के प्लेन में कितना हाइड्रोजन था, 3, तीनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री का एंगल, बराबर। अब क्या होएगा, जरा ध्यान दो, ये जो OH माइनस है और जो Br, जब Br लगा हुआ था, जब Br रहेगा तो Br पे कुछ तो साइन रहेगा नेगेटिव, और CH3 पे क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन। लेकिन इस टाइम पे Br भी लगा हुआ है और क्या लगा है, OH, तो पूरा अक्खा साइन Br के ऊपर नहीं आएगा, वो साइन 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, समझा, समझा, पार्शियल नेगेटिव थोड़ा इसके पास रहेगा, थोड़ा मतलब वो आधा आधा रहेगा, समझा। हाफ ऑफ क्यों लिखा है, माइनस माइनस, समझा क्यों लिखा है, अरे ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज है Br और OH ना, बराबर, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। Br एक न्यूक्लियोफाइल था, इसका जगह बताओ भी कौन लेने वाला है, OH लेगा, बराबर। अब जरा ध्यान दो, ये कौन सा स्टेप था बताओ, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, अब बताओ यहां से कौन निकलेगा और कौन अटैच होने वाला है, Br निकलेगा, क्योंकि पहले तो Br अटैच था, Br निकलेगा तो आगे से निकल गया, पहले Br आगे अटैच था, और OH कहां पे आके अटैच हो गया, पीछे से आके अटैच, देखो तो ये Br यहां पे निकल चुका है, Br माइनस बन के, और OH आके पीछे अटैच हो गया, वही सेम, फिर से 2 हाइड्रोजन। जरा ध्यान दो यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है तुमको ऐसा, ये देखो ऐसा था ना, ऐसा, अरे जो प्लेन वाला बॉन्ड बोल रहा है, इधर देखो एक H का बॉन्ड है और इधर Br का बॉन्ड है, ऐसा है, देखो ना यहाँ पे, बराबर। ये पूरा का पूरा चीज देखो यहाँ पे उल्टा हो चुका है, दिख रहा है, ध्यान दे रहा है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा है मैं तुमको, देखो ये जो H है और ये जो Br है, ये पूरा का पूरा घूम गया, देखो अब यहाँ पे, बराबर ना। अब बोले सर Br तो नहीं दिखाई दे, Br का जगह OH ने लिया ना वहाँ पे, बताया था तुमको, और देखो H भी देखो बराबर ऐसा घूम गया ना यहाँ पे, क्यों ऐसा बताओ, ऐसा हुआ क्यों, हाँ क्योंकि OH ने पीछे से अटैच किया था ना, पीछे से अटैक किया था ना, पीछे से अटैक किया तो Br आगे से निकल गया, तो 100% तुम्हारा इन्वर्जन हो गया कॉन्फ़िगरेशन में, समझा पॉइंट क्या है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में पूरा 100% का इन्वर्जन, उल्टा हो जाएगा मॉलिक्यूल पूरा, समझा, 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, समझा पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बराबर है। तो तुमको ये पॉइंट 3 पॉइंट समझा क्या बताओ। पहला तो पॉइंट बहुत इजी है, मिथाइल ब्रोमाइड को किससे रिएक्ट किया हम लोग ने, हाइड्रोक्साइड आयन से, बना मिथाइल अल्कोहल और Br माइनस आयन अलग हुआ। इस केस में तुम्हारा ऑर्डर बताओ क्या रहता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, रेट तुमको लिखने आता है, बराबर। रेट दोनों पे डिपेंड करेगा कि एक पे डिपेंड करेगा, दोनों मतलब कौन, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, बराबर, ऐसा समझा। फिर ये रिएक्शन क्या है, तुम्हारा जो OH माइनस आयन है उसने कहां से अटैक किया, बैक साइड से अटैक किया, इसके लिए तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो रहा है, 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, समझा, समझ में आया ना, बराबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और पढ़ते, पढ़ो क्या ये जो रिएक्शन है, क्या लगता है तुमको, ये एक ही स्टेप में हुआ कि 2 स्टेप में हुआ था, ये एक ही स्टेप है, यहां से यहां, यहां से यहां, इसको 2 स्टेप मत काउंट करो, समझा। 2 स्टेप तो मैं लिखता था ना, देखो इधर देखो, ये दिखाई दे रहा है, स्टेप 1 ऐसा, स्टेप 2 ऐसा, ये 2 स्टेप का रिएक्शन, समझा। ये तो तुमको एक ही स्टेप में दिखाई दे रहा है ना, अरे ये तो एक ही स्टेप है, समझा। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म कितने स्टेप का रिएक्शन होता है, एक यहाँ एग्जाम में आता है, समझा, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन आएगा, एक डिफरेंस तो इधर ही मालूम पड़ गया हमको, बराबर। देखो एक नहीं और टोटल 3 डिफरेंस मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो रेट है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, और यहाँ पे क्या फॉलो करेगा, फर्स्ट, क्योंकि SN1 आया नाम में। यहाँ पे जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से अटैक करता है, बैक साइड, यहाँ पे बैक साइड से अटैक नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन है तुम्हारे पास, फ्रंट साइड अटैक, बैक साइड दोनों हो सकता है, समझा। उधर 50% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है, बराबर, बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, समझा। यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे 100% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे 15, वहाँ पे एक्चुअल में रेसिमिक मिक्सचर बनता है, रेसिमिक पढ़ा है, रेसिमिक मिक्सचर हैलोजन डेरिवेटिव में था ना, इसके पहले लेक्चर में तुमको डेक्स्ट्रो रोटेटरी पढ़ाया था, डेक्स्ट्रो जो लाइट को कहां घुमा देता है, राइट में, डेक्स्ट्रो राइट में, लेवो लेफ्ट में घुमाता है। जब ये दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी कंपाउंड का इक्वल अमाउंट मिक्स करेंगे तो बन जाता है रेसिमिक मिक्सचर, वो लाइट को घुमा ही नहीं पाता है, समझ रहे पॉइंट क्या है। डेक्स्ट्रो राइट में घुमाता है, लेवो लेफ्ट में, दोनों को मिक्स कर दिया अगर इक्वल अमाउंट में तो बन जाता है रेसिमिक मिक्सचर। अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो याद रखो, शायद भूल गया रहेगा। रेसिमिक मिक्सचर समझा क्या है, उसको रेसिमेट भी बोलते हैं, ये भी चलता है, बराबर। चलो इधर आते हैं, हाँ तो यहाँ पे तुमको 2-3 डिफरेंस समझा, कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड, उधर क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कहां से अटैक, बैक साइड अटैक, इधर बैक साइड फ्रंट साइड दोनों से अटैक, कितना परसेंट इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन 100, वहां पे 50% था, एक्चुअल में रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है वहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और चीज
सिंगल स्टेप रिएक्शन है कि दो स्टेप का रिएक्शन? ये सिंगल स्टेप है, यहाँ पे दो स्टेप का रिएक्शन होता है, बराबर समझा? चलो अब पढ़ते हैं, पहला पॉइंट पढ़ो क्या है। अब मैकेनिज्म पढ़ रहे क्या क्या स्टेप में हुआ रहा है, यहाँ से स्टेप्स आएगा, स्टेप्स पढ़ो क्या। पहला स्टेप सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, बराबर ना, एक ही स्टेप का मैकेनिज्म है, एक ही टाइम पे बॉन्ड पीछे से बना है, उसी टाइम पे बीआर का बॉन्ड आगे से टूटा भी है, वही पॉइंट पढ़ो एक बार फिर से। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म विद साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, समझा? एक ही टाइम पे दोनों हो रहा है, दोनों हो रहा है ना, समझा? पहला स्टेप क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेप, मतलब एक ही स्टेप के रिएक्शन में एक ही जगह पे बॉन्ड ब्रेक भी हो जाएगा, वही टाइम पे बॉन्ड बन भी जाएगा। आगे नेक्स्ट पढ़ो जरा क्या है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो इसका रीजन है कि क्यों ये OH पीछे से अटैक कर रहा है, उसका रीजन है, वो रीजन तुमको ये पॉइंट नंबर 4 में मालूम पड़ जाएगा रीजन क्या है। देखो एक चीज और बता दूं, ये OH अगर सामने से आता, जरा समझो, समझो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर, ये C था ना, C बीच में C है, इधर H, ये Br, बराबर? सामने बताओ कौन है सामने, ऐसा आगे कौन है? अच्छा अब हाँ ये देखो, ये वैसे देखा जाए तो दोनों एक ही प्लेन में, एक ही, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, H Br, अरे दो चीज हमेशा एक ही प्लेन में होता है, दो लाइन हमेशा एक ही प्लेन में होता है, ये प्लेन हो गया एक, समझा? दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में, तो बताया था ना मैथ्स में। हाँ तो ये H और ये Br का प्लेन एक ही है, अगर मैं इसको Br समझता हूँ, ये Br है, समझो ये Br है, तो ये H है, ऐसा बराबर? और तुम्हारे पास बताओ क्या है, एक H, समझ में? एक सिंपल सा लॉजिक क्या है, देखो एक सिंपल समझ में आता है। देखो दो चीज एक ही प्लेन में, एक आगे है और एक पीछे ना, सिंपल ऐसा समझो, बराबर समझा ना? यहाँ पे जो आगे रहेगा वो Br रहेगा, आगे बताया ना, आगे Br है, बराबर? अगर OH आ रहा है, अगर OH आएगा तो दो ऑप्शन उसके पास, या तो फ्रंट साइड या तो बैक साइड अटैक करेगा। वो फ्रंट साइड से क्यों नहीं आया, उसका रीजन है, सामने कौन है बताओ? Br, जिसका खुद का साइन क्या है? माइनस, और ये OH आ रहा है, इसका खुद का साइन क्या है? तो रिपल्शन हो जाएगा ना, तो ये सामने से अटैक नहीं कर सकता, ये एक रीजन है। एक और रीजन रहेगा ना, वहां पे एक और रीजन, वो पढ़ के तुमको समझेगा, ऐसा अटैक नहीं समझेगा, थोड़ा बड़ा है वो चीज। चलो पढ़ते हैं, पढ़ो। बैक साइड अटैक क्यों हुआ वो चलते हैं। बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कौन है न्यूक्लियोफाइल बताओ? OH माइनस, वो किसको, कौन से न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है? Br को रिप्लेस कर रहा है। चलो पढ़ते, पढ़ो क्या। द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन अंडरगोइंग ये कार्बन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है ना, हाँ, सब्स्टिट्यूइंग फ्रॉम द साइड। ये देखो, ये जो OH है, OH उस साइड में अटैक करेगा आके जो Br का अपोजिट साइड है ना। अरे अगर Br सामने तो पीछे से अटैक करेगा, अगर इधर तो इधर से अटैक करेगा, समझा? ऐसा हाँ कहते हम लोग, हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग मतलब कोई जो छोड़ के जा रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है? Br छोड़, उसके अपोजिट साइड से वो रिएक्ट करेगा। आगे कहा था लिविंग ग्रुप ना, हाँ। दिस इज टू अवॉइड, क्यों ये क्यों हो रहा है? स्टेरिक रिपल्शन नहीं होना चाहिए उस टाइम पे ना, या तो स्टेरिक रिपल्शन होएगा, इसके लिए वो पीछे से रिएक्ट कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है। अरे रिपल्शन हुआ ना आगे Br और उसमें, हाँ। स्टेरिक रिपल्शन भी होता है, दो टाइप, देखो एक रिपल्शन तो था Br माइनस और किसके बीच में? OH माइनस, आगे Br था, वहीं से अगर OH आया तो दोनों में रिपल्शन हो जाएगा। ये एक रिपल्शन है, एक और रिपल्शन है, वो कौन सा रिपल्शन है? स्टेरिक। वो स्टेरिक समझाता हूं, पढ़ो जरा क्या है स्टेरिक रिपल्शन मतलब क्या? दैट इज, पढ़ो, रिपल्शन ड्यू टू बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप मतलब देखा जैसे कि हाइड्रोजन 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 यहाँ पे अटैच है, समझ में आ रहा है? तो दो जगह से इसको रिपल्शन मिल सकता था, बराबर? एक स्टेरिक रिपल्शन और दूसरा, ये रीजन याद होना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है कि वो जो OH माइनस है वो बैक साइड अटैक क्यों करता है, रीजन उसके पीछे। वो टाइम पे स्टेरिक रिपल्शन, अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो दो ऑप्शन होने का, या स्टेरिक रिपल्शन हो सकता है और रिपल्शन बिटवीन Br माइनस और OH माइनस भी तो हो सकता है। हाँ, इसके लिए कहा था हम लोग, दैट इज द रिपल्शन बिटवीन बल्की ग्रुप एंड, आगे और बताओ, आगे पढ़ना बाकी, एंड द रिपल्शन ड्यू टू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। कौन आ रहा था बताओ? न्यूक्लियोफाइल कौन आ रहा था? OH माइनस, और जो पहले से न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट उसमें भी तो होएगा, हाँ। एंड लिविंग ग्रुप, लिविंग मतलब जो छोड़ के जाएगा और जो आ रहा है उनके बीच में तो रिपल्शन होएगा। अरे सिंपल सा कंसेप्ट है। बैक साइड अटैक क्यों हुआ, उसका रीजन बहुत सिंपल था। एक रीजन है स्टेरिक रिपल्शन, जो किसकी वजह से आता है? बल्की ग्रुप की वजह से। दूसरा रिपल्शन बिटवीन जो लिविंग ग्रुप है एंड इनकमिंग ग्रुप, समझा? याद रहेगा, ये रीजन है बैक साइड अटैक का। इधर वैसे तुमको समझाऊंगा यहाँ पे कि दोनों साइड से अटैक कैसे पॉसिबल है। आओ इधर आओ, पॉइंट नंबर 5 में, हाँ ये इसकी बात कर रही। इधर देखो, यहाँ पे मैंने याद है तुमको एक वर्ड बताया था, हर्ष, बाद में आपस नहीं बोलेगा, समझ रखा, अभी अंदर रख दे वो चीज जो भी तू रखा है। इधर देख, ये जो दिखाई दे रही है, इसमें मैंने बताया तुमको कितना बॉन्ड बन रहा है बताओ? 5। उसके लिए मैंने याद एक वर्ड बताया था यहाँ पे, पेंटा कोऑर्डिनेट, बराबर? 5 लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक साथ, समझा? ऐसा ये वर्ड अब तुम्हारे इस पॉइंट पे आने वाला है, पॉइंट नंबर 5। पढ़ो जरा क्या है। इन ट्रांजिशन स्टेट द न्यूक्लियोफाइल, देखो जो पीछे से आया न्यूक्लियोफाइल, एंड दूसरा कौन? लिविंग ग्रुप, सब अटैच है ना। पहले का 3 हाइड्रोजन जिसके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, और
OH और Br मिलके हो गया 5 ना, हाँ किधर थे हम लोग, एंड द लिविंग ग्रुप आर बॉन्डेड टू द कार्बन विथ पार्शियल बॉन्ड, आधा ही बॉन्ड, ये दिख रहा है, मैं इसको प्रॉपर बॉन्ड बनाया क्या वहां पे, पार्शियल बॉन्ड है, पार्शियल बॉन्ड, हाँ किधर गया, हाँ पार्शियल बॉन्ड, दैट इज कैरीज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, देखो चेक करो दोनों के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, आधा आधा, जो पहले यहाँ पे वो वर्ड आएगा, वो रुक जाओ आएगा, पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा यहाँ पे, देखो जो Br यहाँ पे पहले अकेले अटैच था तो पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज खुद ही कोऑर्डिनेट खुद ही ले रहा था, और इसके बाद पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज था ना, पार्शियल नेगेटिव, जब दो दो चीज आके अटैच हो गया तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, आधा आधा, समझा, ऐसा। आओ पॉइंट नंबर 6 में, हाँ समझा ना, पॉइंट नंबर 6, बात मत करो बीच में, तो देखो पढ़ो पॉइंट नंबर 6, एक मिनट को जरा देखो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, अगर दो बॉन्ड आया एक पाई रहता है उसमें, बराबर, तो बताओ जरा यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट मतलब इंटरमीडिएट स्टेट को जरा देख के बताओ कितना सिग्मा बॉन्ड है, बताओ तुम्हारे पास 3 है, अरे इसके बारे में नहीं बोल सकते हम लोग, वो पार्शियल बॉन्ड है अभी तक, बराबर, 3 तुम्हारे पास सिग्मा बॉन्ड है, जो किसने किसके साथ बनाया, कार्बन ने बनाया हाइड्रोजन के साथ, बराबर, और तुम्हारे पास 2 पार्शियल बॉन्ड है, बराबर, 2 पार्शियल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऐसा बोल सकते हो तुम लोग, बराबर, हाँ किधर तुम लोग, ये पढ़ो पॉइंट नंबर 6, द ट्रांजिशन स्टेट कंटेन्स पेंटा, देखो आ गया वरना बताया तुमको, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें टोटल कितना बॉन्ड है, पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना, हाँ पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आगे 3 सिग्मा बॉन्ड इन द, समझा, प्लेन में क्यों पहले बता दिया था, एक H ऊपर एक इधर आएगा एक इधर, और तुमको पहले से एंगल ही मालूम है कितने एंगल है, वो भी आएगा, वो भी शायद आएगा बीच में, हम इन द प्लेन मेकिंग अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर, ये बताया था ना तुमको पहले थोड़ी देर पहले, हाँ, एंड 2 और क्या बताओ तुम्हारे पास, 2 पार्शियल बॉन्ड है ना, एक आगे रहेगा एक पीछे रहेगा ना, बराबर, एंड 2 पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड अलोंग द लाइन ना, अलोंग, देखो ये प्लेन ऐसा है, मतलब एक H ऊपर एक H इधर एक H ऐसा, बराबर, तो तुम्हारा OH पीछे आगे क्योंकि पीछे से अटैक किया है, और Br आगे, तो जो है वो लाइन ज्वाइनिंग है ना, लाइन है नहीं, बराबर, लाइन कौन सा लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग द लिविंग ग्रुप एंड इनकमिंग ग्रुप ना, न्यूक्लियोफाइल, ये जो लाइन है वो तुम्हारे प्लेन को परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, तो वही पॉइंट आएगा, कहां गए थे यहाँ, एंड 2 पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, देखो क्लियर एकदम कंसेप्ट, समझ में आ रहा है कि तुमको, अब तुम पे कितना अच्छे समझते हो उसको, बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, समझा, बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ मैंने क्या बताया, इन्वर्जन होता है कॉन्फ़िगरेशन में, होता है, क्यों होता है, रीजन बहुत सिंपल है, कोई तो बैक साइड अटैक कर रहा है, कौन, OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड अटैक कर देता है, इसके लिए पूरा का पूरा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको बोलते हैं वाल्डर इन्वर्जन, क्या बोलेंगे इसको, देख रहे यहाँ पे ये आता है एग्जाम में, नाम में याद रखो, MCQ में आ सकता है वाल्डन इन्वर्जन, ये समझो GW में तो बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, वाल्डन इन्वर्जन, बराबर, समझा, याद रखो वाल्डन इन्वर्जन में क्या होता है, 100% की 50%, 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, समझा, ऐसा, हाँ चलो पढ़ते पॉइंट नंबर 7, पढ़ो क्या है, SN2 reaction is found to produce, sorry, proceed with 100% inversion in configuration, उसका नाम भी दिया है, called as Walden inversion, और तुमको मालूम भी है क्यों हो रहा है, रीजन बहुत सिंपल है, बैक साइड अटैक कर रहा है OH माइनस, आगे, this inversion in configuration is the result of, किस वजह से हुआ, रिजल्ट ऑफ बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कौन है वो न्यूक्लियोफाइल, कौन था, OH माइनस, एकदम सिंपल है, हार्ड वर्ड कुछ नहीं, खाली थोड़ा सा बड़ा है बस, और ज्यादा मार्क के लिए भी आएगा, अगर ऐसा है 4 मार्क के लिए आएगा तुमको एग्जाम में आया तो, समझा पॉइंट क्या है, समझा, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखने लायक है, बराबर, जिसको तुम लोग डिफरेंस बिटवीन में यूज कर सकते हैं, कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये वहां पे क्या रहेगा, ये बताओ, वहां पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से अटैक करता है, बैक साइड, वहां पे दोनों साइड हो सकता है, रेसिमिक मिक्सचर, हाँ यहाँ पे 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, वहां पे बनता है रेसिमिक मिक्सचर, हाँ रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, बराबर, मतलब 50-50 मतलब मिक्स हो जाएगा ना, डेक्स्ट्रो लेवो, और बन जाएगा रेसिमिक मिक्सचर, समझा, 3 पॉइंट यहाँ पे, चौथा पॉइंट, ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, वो डबल स्टेप का रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, ऐसा मत सोचो कि N1 आना चाहिए, समझा, यहाँ पे N2 क्यों है, उसका रीजन है क्योंकि ये बायमोलिकुलर रिएक्शन, और वो कैसा रहेगा, यूनिमोलिकुलर, 5 हो गया ना, इधर ही हो गया, समझा, 5 तो इधर ही हो जाएगा, इसी 8 पॉइंट तो बनेगा, 4 मार्क के लिए आएगा तो 4 ही मार्क के लिए आएगा, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट, पढ़ो क्या अभी दूसरा, SN1 रिएक्शन, ये क्या है, ये भी बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे बताओ तुम्हारा जो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स रहेगा वो क्या रहेगा, 1, एक बात याद रखो, एग्जाम में आएगा, ये हो भी सकता है MCQ में आ सकता है, SN2 रिएक्शन जो है इसका जो रेट है क्या वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, जरा देखो बोर्ड पे देखो और मेरे को आंसर बताओ, क्या SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, देखो OH माइनस लिखा हुआ है मैंने, बराबर, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये बायमोलिकुलर रिएक्शन है, बराबर ना, वैसे ये कौन सा रिएक्शन है, पढ़ने जा रहा है, यूनि, उधर नहीं करता है, याद रखो,
SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में तुम लोग कैसा भी न्यूक्लियोफाइल लेके आओ, कैसा कितना भी कॉन्सेंट्रेशन रखो, उसके मोलार कॉन्सेंट्रेशन पे इसका रेट डिपेंड करेगा ही नहीं। रेट देखो ना, रेट में, क्योंकि वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। बाजू में कुछ आया OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लिखा है नहीं, तो सिर्फ किस पे करेगा? हाँ इसके इस पे करेगा, इस पे तो करेगा। तो रिएक्शन दिया हो तो पता कैसे चलेगा? प्रैक्टिकल बताया ना, रेट कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिकली निकालते हैं। राइट रेट तो, अरे मैं ये 2 कैसे बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं रेट को देख के, देखो ये पहला स्टेप में बोला है, उसको 2 क्यों बोला है? क्योंकि वो बायोमोलिक्यूलर है। बायोमोलिक्यूलर कैसे मालूम पड़ा? रेट के अंदर दोनों मॉलिक्यूल पे यहाँ पे देख रहे पावर है ना, प्रैक्टिकली मालूम पड़ता, समझा? समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली मालूम पड़ता है। चलो किधर थे हम लोग? ध्यान दो, इधर इधर देखो, SN1 रिएक्शन देखो, तुमको पहले से मालूम है ये यूनिमोलिकुलर है कि बायोमोलिकुलर है? यूनिमोलिकुलर। इसमें जो रेट है वो सिर्फ किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? एक ही मॉलिक्यूल, वो कौन रहेगा? मिथाइल ब्रोमाइड। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टर्ट मिथाइल, टर्ट ब्यूटाइल बोलना चाहिए एक्चुअल में। ये बताओ ये 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री है? 1 डिग्री। 1 डिग्री रिएक्शन, ये जो 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड होता है ना, इसको ही हम लोग यूज करते हैं SN2 रिएक्शन में। 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों नहीं यूज करते, वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में तुमको समझेगा। ये दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन 26 वाले में, फैक्टर इफेक्टिंग में, बराबर? याद रखो SN2 रिएक्शन में हमेशा क्या यूज करो? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, बराबर? और वही तुम लोग अगर SN1 रिएक्शन करो तो वहां पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करो। 3 डिग्री मतलब टर्ट ब्यूटाइल हो जाएगा। 4 बार CH3 3 बार CH3 अटैच होगा, बीच में कार्बन, टर्ट ब्यूटाइल ना। मालूम है तुमको टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है? अरे सब याद होना चाहिए तुमको। ये देखो, ये दिख रहा है ये CH3, यहाँ का ये CH3, ये वाला CH3, ये ग्रुप को बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल, बराबर ना? टर्ट ब्यूटाइल को बोलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ब्रोमाइड लगा दिया तो नाम रहेगा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये किधर यूज करेंगे बताओ तुम लोग? SN2 की SN1। SN1 में 3 डिग्री लगता है, बराबर? और SN2 में क्या लगेगा? 1 डिग्री। वो क्यों लगेगा तुमको यहाँ पे समझाऊंगा ना मैं, यहाँ पे 26 वाले क्वेश्चन में क्यों लगता है ऐसा। अभी नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे समझाने के लिए। समझा? याद कैसे रखेंगे? SN2 रिएक्शन में बताओ क्या यूज करेंगे तुम लोग? 1 डिग्री। एग्जाम्पल क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड। और SN1 में क्या यूज करेंगे? 3 डिग्री। एग्जाम्पल नाम क्या है? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझा? चलो यूज करते देखते हैं, पढ़ो। हाँ इसका जो रेट अगर मैं निकालूं तो बताओ इसका रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? एक ही इस पे डिपेंड करेगा ना, प्लस में OH माइनस पे डिपेंड करेगा क्या इसका रेट? नहीं, सिर्फ इस पे, क्योंकि वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, बराबर? समझा? और ये प्रैक्टिकली आया हुआ चीज है, बराबर? इधर लिखा ना फाउंड टू, देखो यहाँ पे लिखा था, ऐसा कह देता हूँ फाउंड, ऐसा मालूम पड़ता है, बराबर? चलो कहाँ थे हम लोग? इधर पढ़ो, यहाँ पे ध्यान दो, बात मत करो बीच में। इधर देखो, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। The reaction between tert butyl bromide and hydroxide ion, वही बताया ना तुमको मैंने। ये कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है? ऑर्डर कौन सा है काइनेटिक्स का? 1 डिग्री। वो तो 3 डिग्री का मॉलिक्यूल यूज किया तुमने, ऑर्डर काइनेटिक्स तो 1 डिग्री रहेगा ना। हम द रिएक्शन बिटवीन द टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू गिव, इससे बनेगा क्या? Br के जगह पे OH आ जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड या फिर टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ, टू गिव टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल फॉलोस कैसा ऑर्डर काइनेटिक्स? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। समझा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसका मतलब रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ मिथाइल ब्रोमाइड पे ही डिपेंड करेगा, OH माइनस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करने वाला नहीं है। ये पहले सिखा दिया। आगे, दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली 1 रिएक्टिंग स्पीशीज। और वो 1 में से कौन है बताओ? ये है CH3Br, बराबर? मिथाइल ब्रोमाइड। इस पे मालूम किया ऐसा प्रैक्टिकली किया तो मालूम पड़ा इस पे डिपेंड करता है, तो उस पे डिपेंड नहीं करता है, बराबर? मिथाइल ब्रोमाइड, हेंस इट इज अ सब्स्टिट्यूशन, पूरा नाम बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। 1 है ना? अरे SN2 का फुल फॉर्म याद है क्या? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनि क्यों बोल दिया यहाँ पे? क्योंकि तुम्हारा जो रेट है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, एक ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे पे कर ही नहीं रहा है। हाँ क्या? इधर, अच्छा ये इधर भी कार्बन आएगा, बराबर? देखो CH3 कितनी बार? अरे इधर CH3 बोल रहे, कुछ भी बोल देते हैं। CH3 3 बार है, उसके बाद क्या है? C और फिर Br। इधर भी वही लिखा है, वो लिखा नहीं था, अभी देख लो। CH3 कितनी बार? 3 बार, C और Br, बराबर ना? अरे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा उधर CH3 टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही है वो, बराबर? हाँ चलो, वही जैसा यहाँ पे रिएक्शन वही काम होने वाला है, बराबर? जैसे वहां पे OH ने अटैक किया था, अब वापस OH ही अटैक करेगा, बराबर? OH भी न्यूक्लियोफाइल है, जैसे यहाँ पे है ना OH बोला, अब किससे रिएक्ट करेगा? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड ना। देखो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड से कौन रिएक्ट करेगा? OH। बहुत सिंपल रिएक्शन है, Br का जगह कौन ले लेगा? OH ले लेगा, बराबर? Br के जगह पे यहाँ बोलो क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, बराबर ना? और Br माइनस बन के निकल जाएगा, बराबर है ना? अगर मैं इसके लिए रेट लिखूं तो रेट बताओ क्या आएगा? एक ही ऑर्डर का रेट आएगा, तो इधर यूनि ऑर्डर देखो, बराबर ना? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ना, यूनिमोलिकुलर की बायोमोलिकुलर है, यूनि एक ही है। अगर बाजू में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH लिखता तो बायोमोलिकुलर बन जाता, समझा?
समझ में आ रहा है क्या है? अब रिएक्शन देखते हैं कैसा। एक बात बताओ, देखो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये मैंने तुमको पढ़ा है केमिकल का, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है ना, स्लो स्टेप से मालूम पड़ेगा इसका रेट कैसा रहता है, बराबर। तो ये जो रेट आया है ये कहां से मालूम पड़ा है? ये फर्स्ट वाला स्लो स्टेप से कि ये सेकंड वाला फास्ट स्टेप से? स्लो से मालूम पड़ता है, स्लो स्टेप से ही तुमको मालूम पड़ेगा रेट क्या है उसका। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है? हाँ चलो, तो अब होता क्या है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या नाम बताओ क्या है? टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बराबर। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड पहले स्लो अंडरगो स्लो रिएक्शन, मतलब स्लो जाएगा। कैसा है? रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है। इससे बनेगा कार्बोकेटायन। क्या बनेगा? बहुत सिंपल है, देखो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पहला स्टेप में क्या बनाता है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के बारे में एक चीज समझ लो, वो तुमको अल्कोहल फिनॉल इधर पढ़ाऊंगा तभी उधर पूछूंगा, बराबर। कार्बोकेटायन में 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल। कार्बोकेटायन मतलब केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। कार्बोकेटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, समझा? कार्बोकेटायन उसको बोलते हैं। जैसे ही Br यहां से निकलेगा वो बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और खुद क्या बन जाएगा? Br माइनस। कार्बन, देखो ये बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था, बराबर ना? समझ में आ रहा है क्या? और दूसरा इलेक्ट्रॉन Br, एक्चुअल में वो जो कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा उसमें से वो दो का दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? Br, और खुद बन जाएगा माइनस। और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके गया ना साथ में, अरे एक खुद का था तो कार्बन का भी लेके गया, खुद बन गया माइनस, तो कार्बन पे क्या साइन आएगा? इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, बराबर। इसमें वो पॉजिटिव चार्ज एक ऐसे कार्बन के ऊपर है जो और 3 कार्बन का अटैच है, देखो बराबर है ना? अरे पॉजिटिव चार्ज एक ऐसे कार्बन के ऊपर है जो 3 कार्बन का अटैच है, इसके लिए बोलते हैं इसको 3 डिग्री कार्बोकेटायन। समझा क्या बोलेंगे इसको? ना टर्शरी कार्बोकेटायन है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये स्टेबल है कि नहीं बताओ? बहुत स्टेबल है, बराबर। ये जो है क्या बोले सर ये स्टेबल तो रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, वो ये जरा समझो किससे ज्यादा स्टेबल है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 3 डिग्री। समझा? इससे ये कभी 1 डिग्री और 2 डिग्री नहीं बना सकता। समझा रहे पॉइंट क्या बोल रहे हैं? अगर समझो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया रहता, इधर आया रहता, बराबर, कुछ ऐसा कुछ बता रहा, ऐसा होता नहीं बता रहा हूँ, तो वो 1 डिग्री रहता। उधर वो टाइम में कोई हाइड्रोजन वगैरह बैलेंस करना पड़ेगा, वो समझ लो, बराबर। 1 डिग्री रहता, क्या ये स्टेबल होता? नहीं। ये क्या बनने का ट्राई करेगा? 2 डिग्री। लेकिन 2 डिग्री वहां पे बनने का चांसेस नहीं है क्योंकि ऐसा कोई कार्बन एटम नहीं है जो 2 को अटैच है, समझा? तो डायरेक्टली क्या बनने का ट्राई करेगा? 3 डिग्री। याद रखो, जब भी कार्बोकेटायन बनने का चांसेस रहेगा, कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? 3 डिग्री। चांसेस है तो 3 डिग्री बनाएगा, नहीं चांस है तो 1 डिग्री पे रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो, समझा है? हाँ, तो पहला स्टेप समझा क्या? अल्काइल हैलाइड अगर OH माइनस से रिएक्ट करेगा तो वो 2 स्टेप का रिएक्शन है। पहली बात तो पहला स्टेप स्लो स्टेप, रिवर्सिबल स्टेप, याद रहेगा? रिवर्सिबल भी और क्या है? स्लो भी है। इसमें तुम्हारा अल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? कौन सा कार्बोकेटायन? 3 डिग्री टर्शरी कार्बोकेटायन। अरे समझो ना, ये नहीं समझ में आ रहा तुमको? इजी तो है ये। अल्काइल हैलाइड स्लो स्टेप और रिवर्सिबल रिएक्शन से जब अंडरगो होएगा तो उस टाइम पे वो क्या बनाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन और Br माइनस चले गया। अब समझा? तो अब ये आएगा नेक्स्ट स्टेप में, बराबर, जो फास्ट स्टेप है, ये फास्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप में आएगा। अब इस केस में अब आएगा OH। अभी तक ऊपर OH था क्या? अरे एक ही चीज देखो ना ये, बराबर। अब आएगा OH और OH अटैक करेगा किस पे? कार्बोकेटायन पे। कार्बन के पास अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसके साथ जिसको भी बॉन्ड बनाने का है वो इलेक्ट्रॉन खुद से लेके आएगा। और वो कौन लेके आ रहा है बताओ? OH माइनस। माइनस मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन से 2 एक्स्ट्रा। OH जब अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा कार्बन के सामने तो बॉन्ड बना देगा वो। इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया है? OH ने दिया। समझा लॉजिक क्या है? बन गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर टर्शरी ब्यूटेनॉल। समझा? बोलो, समझा क्या पॉइंट क्या है? इधर भी अल्कोहल बना था, इधर भी अल्कोहल बना, क्यों ऐसा बना बताओ? अरे क्योंकि तुम लोग OH माइनस से रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो अल्कोहल कल सिखाया ना, एक्वस NaOH या फिर एक्वस QH से रिएक्ट करेंगे तो अल्कोहल ही बनेगा कंफर्म। समझा ये बताओ? रिएक्शन पहले समझा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसके बारे में। समझा बताओ? ये फर्क जरा समझो। कैसा काइनेटिक्स? बोलो, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पे कौन सा काइनेटिक्स? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। समझा? दूसरा था यहाँ पे OH ने अटैक कहाँ से किया था? बैक साइड। यहाँ पे कोई अटैक वटैक का कोई चांसेस नहीं है, फ्रंट साइड बैक साइड दोनों चल जाता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा? बराबर ना? यहाँ पे कोई ऐसा चीज है कि जहाँ पे रिपल्शन हो न्यूक्लियोफाइल के बीच में? नहीं। समझा? समझा रहे पॉइंट क्या है? और यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप, बोले सर देखो वहां पे 2 चीजें, देखो समझो केमिस्ट्री इतना भी हार्ड नहीं है। याद है यहाँ पे 2 रीजन था। एक था स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन किसके वजह से आया था? जरा मॉलिक्यूल में देखो और बताओ स्टेरिक रिपल्शन किसके वजह से आया था? बल्की ग्रुप जैसे कि हाइड्रोजन। समझा? अब देखो तुम्हारे पास हाइड्रोजन अटैच्ड है क्या?
अरे हाइड्रोजन की कार्बन अटैच है, कार्बन है ना आजू बाजू बॉन्ड में, देखो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन था वैसे यहाँ पे कौन अटैच है, कार्बन अटैच। याद है कार्बन हमेशा प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, तुमको मैंने शायद अमाइंस में सिखाया था या फिर 1-2 दिन पहले सिखाया तुमको। कार्बन जो होता है, अरे सॉल्वेशन सब पढ़ाने था, नहीं बताया तुमको अमाइंस में, वो किस में आया था, सॉल्वेशन वगैरह में आया था ना, पढ़ाया था ना। 2-3 था ना वहाँ पे तुमको सिखाया था अमाइंस का, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, उधर मैंने तुमको सॉल्वेशन सिखाया था बराबर। सॉल्वेशन में डॉट डॉट में रेड रेड बनाया था, ऐसा याद है, ऊपर वाटर ये सब बनाया था, जितना हाइड्रोजन था वो सॉल्वेशन था। उसके पीछे याद है इंडक्टिव इफेक्ट आया था बराबर। तो उधर बताया तुमको मैंने, जो अल्काइल होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, याद है ये चीज बताया था, जो अल्काइल है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। तो ये दिख रहा है अल्काइल है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ये क्या करेगा, जैसे पहले यहाँ पे बताओ क्या हो रहा था, स्टेरिक रिपल्शन हो रहा था, याद है इस मॉलिक्यूल में स्टेरिक रिपल्शन था क्या था, इधर स्टेरिक रिपल्शन होने का चांस है, नहीं हो सकता। क्यों मालूम है, यहाँ पे बल्की ग्रुप अटैच्ड है जो स्टेरिक रिपल्शन करता है, यहाँ पे मेरे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, जो प्लस आई का इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो क्या वो कार्बोकेट को स्टेबलाइज कर देगा ना, समझा क्या। हाँ तो अब ये OH माइनस को कोई रिपल्शन वगैरह मिलने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। OH माइनस को रिपल्शन यहाँ पे मिल रहा था, एक स्टेरिक रिपल्शन था और दूसरा कौन सा था बताओ, वो 2 न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिपल्शन। यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल तो निकल चुका है पहले स्टेप में, अब आया तुम्हारा OH माइनस अटैक करने के लिए, इसको यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं मिलता है, समझा। ये फ्रंट साइड भी अटैक कर सकता है, बैक साइड भी अटैक कर सकता है, समझा। इसके लिए 50% तुमको मिलेगा रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन और 50% इन्वर्जन हो जाता है, तो दोनों मिक्स हुआ तो रेसिमिक मिक्सचर, ऐसा है। हाँ तो अब ये OH माइनस आया, किसके पास आएगा बताओ, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास, और OH माइनस अब किसने, ये देखो बॉन्ड बना दिया ना और बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अरे रीजन बताया तुमको क्यों यहाँ पे बैक साइड अटैक हो और क्यों यहाँ पे फ्रंट बैक दोनों हो सकता है, समझा। क्योंकि दो का दोनों कंडीशन यहाँ पे एब्सेंट है, ना तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन है, ना तो दूसरा यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफाइल में रिपल्शन है, समझा पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे कहीं से भी अटैक कर सकते, पढ़ो क्या है पॉइंट पढ़ते, मैकेनिज्म पढ़ते, क्या पढ़ो। 2 स्टेप का रिएक्शन, ये क्या था 1 स्टेप का रिएक्शन, एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा था, बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा था। यार इधर 2 स्टेप रिएक्शन है, पहला स्टेप में क्या बनता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और सेकंड स्टेप में तुमको अल्कोहल मिल जाएगा, या फिर तुम्हारा OH उसको अटैक करेगा बैक साइड या तो फ्रंट साइड, ऐसा। हाँ सेकंड स्टेप हेट्रोलिसिस, हेट्रो समझा रहा है, हेट्रो मतलब अलग अलग ना, लिसिस मतलब ब्रेकिंग। बॉन्ड जब ब्रेक हुआ, इक्वली ब्रेक हुआ, क्या इलेक्ट्रॉन एक एक ने लिया, क्या 2 का दोनों इलेक्ट्रॉन Br लेके गया ना, तो हेट्रोलिसिस हुआ ना यहाँ पे, समझा रहा है। हाँ हेट्रोलिसिस ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन स्लो स्टेप, दिख रहा है स्लो भी है और एक स्टेप है वो रिवर्सिबल भी है ना, स्लो रिवर्सिबल स्टेप में बोलो क्या हो रहा है यहाँ पे हेट्रोलिसिस ना, बराबर। हेट्रोलिसिस ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन द स्लो स्टेप, और स्लो और कौन सा दूसरा स्टेप बताया, रिवर्सिबल स्टेप भी है, फर्स्ट स्टेप ना, अरे फर्स्ट स्टेप का पूरा नाम देखो क्या दिया है, स्लो रिवर्सिबल फर्स्ट स्टेप। टू फॉर्म क्या बने बताओ, टू फॉर्म प्लेनार कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है बराबर, उसका नाम हम थोड़ी लिखा है मैंने, उसको तो बोला है, उसका फैमिली का नाम है कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, समझा। हाँ तो एक बार इंटरमीडिएट आ गया, उसके बाद कौन अटैक करेगा बताओ, न्यूक्लियोफाइल, दोनों जगह से अटैक कर सकता है, पढ़ो। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन सेकंड, एक मिनट बताओ क्या सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप है बराबर ना, क्या ये रिवर्सिबल है, नहीं ना, ये सिंपल है, तो फास्ट बोल सकते हैं, फास्ट स्टेप, फास्ट सेकंड स्टेप ऐसा ही बोल सकते हैं। सेकंड स्टेप में याद है फर्स्ट स्टेप का नाम क्या था, स्लो रिवर्सिबल स्टेप, बराबर। यहाँ पे फास्ट सेकंड स्टेप रहेगा, देखो फास्ट सेकंड स्टेप पे नाम दिया, समझ में आ रहा है कैसा है, इधर से देख के नाम दिया, और कहां से याद है, स्लो रिवर्सिबल स्टेप है पहला स्टेप, और दूसरा क्या है फास्ट सेकंड स्टेप, सिंपल बराबर। तो फास्ट सेकंड स्टेप में तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा और क्या बना देगा प्रॉपर, वो जो भी है अल्कोहल बन जाएगा, समझा। हाँ तो किधर हम लोग ये दिख रहे हैं यहाँ पे ना, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इन द फास्ट सेकंड स्टेप टू फॉर्म प्रोडक्ट मतलब अल्कोहल, प्रोडक्ट मतलब अल्कोहल। चलो आगे आते हैं पॉइंट नंबर 6, मैंने बताया था यहाँ पे 50% ही चांस है ना, 50% पीछे से अटैक कर सकता है, 50% आगे से अटैक कर सकता है। तो जो तुमको मिक्सचर मिलेगा वो कौन सा मिक्सचर रहता है, रेसिमिक, वो ना तो लाइट को तुम्हारे राइट में घुमा सकता है ना तो लेफ्ट में, समझा बराबर है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होता है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, डी ग्लूकोज डी क्या ऐसा कुछ बराबर, एल रहेगा मतलब वो लेफ्ट से रोटेट करता है, लेवो मतलब ऐसा है। इसको रेसिमिक मिक्सचर को जब रिप्रेजेंट करते तो डी और एल ब्रैकेट में एक साथ लिख देते हैं ऐसा, अगर मैंने डी एल कहीं लिखा हुआ है मतलब वो क्या है, वो रेसिमिक मिक्सचर है, समझा। वैसे ही अगर मैंने ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस दोनों लिखा है मतलब वो रेसिमिक मिक्सचर है, ये समझो, ये सब एमसीक्यू में आता है। डीएल मतलब कौन सा मिक्सचर रहेगा, रेसिमिक, उसमें डेक्स्ट्रो भी और लेवो दोनों है, प्लस माइनस का मतलब भी है डेक्स्ट्रो भी और लेवो भी है दोनों, समझा पॉइंट कैसा है। तो ये जो तुम्हारा SN1 मैकेनिज्म है, इससे बताओ जो तुमको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या रहेगा, एक्चुअल में रेसिमिक मिक्सचर ना, वो ना तो लाइट को लेफ्ट में घुमा सकता ना तो राइट में घुमाएगा। चलो पढ़ते लास्ट है, पढ़ो क्या,
द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नियरली रेसिमिक, रेसिमिक समझा, दैट इज, अच्छा बताओ रेसिमिक मिक्सचर मतलब जो भी यहां पे बनेगा अगर उसको मैं मिरर के सामने रखूं, जो भी मिलेगा, जो भी मॉलिक्यूल मिलेगा उसको अगर मिरर के सामने रखेंगे तो उसका एक मिरर इमेज आएगा। क्या दोनों एक दूसरे को मतलब सुपर इम्पॉसिबल हो सकता है क्या? तभी तो डेक्स्ट्रो लेवो में आ रहा है। अरे डेक्स्ट्रो लेवो कहाँ पढ़ाया था? ऑप्टिकल एक्टिव में पढ़ाया था ना, बड़ा ऑप्टिकल एक्टिविटी में पढ़ाया था, इनैंशियमर में पढ़ाया था। हाँ, तो वैसे यहाँ पे जो भी इनैंशियमर्स तुम्हारे मिलेंगे वो दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे? नॉन सुपर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर ना, इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। पढ़ो, दैट इज बोथ द इनैंशियमर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का इनैंशियमर ना, इनैंशियमर समझ आता है क्या? एक मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज को बोलते हैं एक दूसरे के इनैंशियमर्स ना, ऐसा बराबर। हाँ, तो कहां थे? बोथ द इनैंशियमर ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट। याद है मैं तुमको बताया था रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ये नहीं कि डेक्स्ट्रो मिक्स कर दिया, लेवो मिक्स कर दिया, रेसिमिक बना, ऐसा नहीं होता है। जितना अमाउंट में डेक्स्ट्रो मिक्स किया उतने अमाउंट में क्या आना चाहिए? अमाउंट वाला वर्ड बताया था तुमको मैंने थोड़ी देर पहले। देखो यहाँ पे क्लियर है, देखो अमाउंट इन सेम इक्वल अमाउंट ना। अगर इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो बनाया और लेवो बनाया तो दोनों मिक्स होकर बन गया रेसिमिक, समझा? ऐसा दिस इज बिकॉज, पढ़ो ये ऐसा क्यों हो रहा है? आधा डेक्स्ट्रो आधा लेवो क्यों बन रहा है? रेसिमिक क्यों बन गया? क्योंकि चांसेस तो दोनों जगह से अटैक करने का है। याद है यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह से अटैक कर सकता है, बैक साइड, तो 100% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन मिला। इधर बैक साइड से भी कर सकता है, बैक साइड से किया तो 100% इन्वर्जन मिला, फ्रंट साइड से किया तो जैसा था वैसे ही मिल गया, समझा? तो मिक्स किया तो रेसिमिक। पढ़ो किधर गया? दिस इज बिकॉज न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक प्लेनर, दिख रहे हैं प्लेनर कार्बोकेटायन, इसको कहीं से भी अटैक कर सकता है। कैन अटैक प्लेनर कार्बोकेटायन फ्रॉम आइदर साइड, दोनों जगह से अटैक कर सकता है बराबर। हाँ, which results in formation of both the enantiomer of the product, जिसमें डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लेवो भी हो सकता है। समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो 5 से जरा देखते हैं, हमको एटलीस्ट 6 डिस्टिंग्विश याद है क्या? बताओ इसमें, बताओ एक डिस्टिंग्विश क्या बता सकते हो तुम लोग? रेट ऑफ द रिएक्शन। 3 कॉलम बनाना पड़ेगा तुमको, 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। पहले कॉलम में तुमको बताएंगे प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टी है? सेकंड कॉलम में SN2 और थर्ड कॉलम में SN1। पहला प्रॉपर्टी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताओ क्या है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बराबर। अगर मैं तुमको अटैक के बारे में, न्यूक्लियोफाइल अटैक, सेकंड प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफाइल अटैक बता रहा है डिस्टिंग्विश, तो ये बैक साइड अटैक और ये आइदर अटैक्स ना, आइदर ऑन बैक साइड और फ्रंट साइड, ऐसा हो सकता है। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखा हमने नंबर ऑफ स्टेप्स, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन और ये डबल स्टेप रिएक्शन, ये हो गया। समझो फोर्थ वाला प्रॉपर्टी में बताता हूं मॉलिक्यूलरिटी, बराबर। फोर्थ वाला पॉइंट है मॉलिक्यूलरिटी। बताओ ये कितना मॉलिक्यूलर है? बॉय मॉलिक्यूलर। और ये कितना है? यूनि मॉलिक्यूलर। 4 पॉइंट तो यहीं पे हो गया बराबर। फिर फिफ्थ पॉइंट अपन यहाँ पे देखेंगे, किधर गया? हाँ, यहाँ पे जो तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक क्यों किया, उसका रीजन बता दो। एक था स्टेरिक रिपल्शन और दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिपल्शन। यहाँ पे किधर से भी कर सकता है, कुछ रिपल्शन है नहीं, ना तो स्टेरिक रिपल्शन है ना तो क्या उसके बाद न्यूक्लियोफाइल रिपल्शन, समझा बराबर। यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाता है। समझ में आया पॉइंट के अंदर क्या है? बोलो। यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनता है, यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर नहीं बन सकता, या तो डेक्स्ट्रो या तो लेवो बनेगा। वो देखो 6-7 पॉइंट तो यही बन जाता है, समझा? ऐसा आगे पढ़ते हैं। अब वो पढ़ते हैं कि कौन सा फैक्टर है जो SN1 और SN2 को इफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। अब ये फैक्टर्स में क्या जरा समझो। मैंने याद है तुमको पहले बता दिया, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म आया तो डायरेक्ट याद रखो कि तुमको वहां पे क्या यूज कर, कौन सा अल्कालाइड यूज करेंगे? 1 डिग्री, देखो मिथाइल ब्रोमाइड 1 डिग्री बराबर। और वही अगर SN1 आया तो 3 डिग्री। वो क्यों है ऐसा वो पढ़ेंगे, वो क्यों ऐसा पढ़ते चलो इसमें। यहाँ आएंगे ना, इधर तुमको समझ में आ जाएगा, इधर नहीं, इधर क्यों ऐसा होता है। यहाँ तक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंडिविजुअल भी आ सकता है, ऐसा इंडिविजुअल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पे डिफिकल्ट है, तुमको तब समझेगा जब तुमने पूरा इतना पढ़ा रहेगा तो ही तुमको समझेगा, इतना है बराबर। जरा ध्यान दो, थोड़ा टफ लैंग्वेज है। पढ़ो क्या है, पहले पढ़ो क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब जरा इधर देखो, किधर गया? हाँ, CH3Br में बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो सबस्ट्रेट CH3, समझा? सबस्ट्रेट मतलब क्या है? अरे सबस्ट्रेट बड़ा है इसलिए बता दे रहा, मतलब क्या है। CH3 बताओ तुम्हारे लिए क्या रहेगा? सबस्ट्रेट, और Br तुम्हारे लिए क्या है? न्यूक्लियोफाइल। चलो पढ़ते, पढ़ो। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट का नेचर, कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है, वो ये ध्यान। अरे CH3 ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी के टर्शरी, उसके नेचर पे डिपेंड करेंगे हम लोग। हमको मालूम है कौन सा बताओ यहाँ पे कौन दिखाता है रिएक्शन, प्राइमरी दिखाता है। क्यों दिखाता है वो पढ़ेंगे, चलो। हाँ, द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2, याद है ये इसकी बात कर रहे हैं। ये इधर दिखाई दे रहा है क्या सब लोग? इधर है बाबा, इधर मुबारिस, इधर। द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज, क्या है? तो ये आ चुका है वर्ड, कुछ नया नहीं है, वो सब आ चुका है। इज पेंटा कार्बोनेट। देखो ध्यान दो,
तो हम लोग थे कहाँ पे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। देखो इधर से एक्चुअल में देखो ये यहाँ चालू होएगा और यहाँ खत्म होएगा, इसमें क्या समझने वाले पहले वो समझ लो। क्या इसमें हमको मालूम पड़ेगा कि मैंने वहाँ पे SN2 में प्राइमरी क्यों यूज किया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और SN1 में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्यों यूज किया, वो तुमको इसमें मालूम पड़ेगा, समझा। उसका रीजन यहाँ पे, थियरी में सब कुछ रीजन रहता है। ये देखो ध्यान दो, पढ़ो जरा फर्स्ट पॉइंट क्या था। अच्छा हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। ये देखो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म का जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें कैसा बॉन्ड बन रहा है बताओ, पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना, आया था ना ये वर्ड। हाँ देखो यहाँ पे आया, देखो पेंटा कोऑर्डिनेट एंड 10 पढ़ो पढ़ो मालूम तो पड़ेगा, ऐसा इधर ध्यान दो इधर, एंड 10 क्राउडेड एज अ रिजल्ट ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज फेवर्ड इन प्राइमरी हैलाइड एंड लीस्ट फेवर्ड इन टर्शियरी हैलाइड। अब जरा ध्यान समझो ये है क्या, इधर देखो प्राइमरी जो हैलाइड है बराबर, मतलब SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म का इंटरमीडिएट देख के मालूम पड़ा कि ऑलरेडी इधर बहुत क्राउडिंग है ना, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा क्राउडिंग है। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, अगर मैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यहाँ पे यूज कर लूं तो सोचो और कितना है, देखो ऐसा कितना क्राउडिंग हो जाएगा, सोचो, समझा, समझा रहे क्या, क्राउडिंग मेन यहाँ पे रीजन है। मैं यहाँ पे 1 डिग्री ही क्यों यूज किया, 3 डिग्री क्यों नहीं यूज किया, उसका एक सिंपल सा एक रीजन है, ट्रांजिशन स्टेट को देख के मालूम पड़ता है। देखो यहाँ पे पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, पेंटा। अगर समझो अगर टर्शियरी यूज करते तो इधर H की जगह CH3 और ज्यादा क्राउड हो गया ना, समझ में आ रहा है। अरे सोचो ना, ये कार्बन के साथ यहाँ का कार्बन लिंक रहेगा और वो कार्बन और 3 हाइड्रोजन को लिंक रहेगा CH3, समझा, ऐसा इधर मतलब क्राउड और बढ़ जाएगा, समझा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे 3 डिग्री नहीं यूज करते, क्या यूज करेंगे, 1 डिग्री। 1 डिग्री बहुत अच्छे से रिएक्शन कर दिखाएगा, समझ में आ रहा है। SN1 हाँ एक बार फिर से पढ़ो, ये खत्म हो गया, फिर वहां पे SN2, ये SN2 है, उधर SN1 है। ध्यान दो, ये बाबा ये बीच में क्यों बात करने लगते हैं, ये देखो पढ़ो, द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज पेंटा कोऑर्डिनेट, याद है 5 बॉन्ड बन जाता है वहां पे बराबर, एंड 10 क्राउडेड, ऑलरेडी बहुत गर्दी है वहां पे बराबर, क्राउडेड। एज अ रिजल्ट SN2 जो मैकेनिज्म है इज फेवर्ड बाय प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड बहुत अच्छे से वो रिएक्शन दिखा देता है। सेकेंडरी और टर्शियरी में वहां पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगा, मैकेनिज्म में डिस्टर्ब हो जाएगा वहां पे प्रॉपर, ऐसा है बराबर। समझा क्या पॉइंट, ये समझा तुमको। ये SN2 वाला जो है रिएक्शन, इसमें हम लोग प्राइमरी की यूज करते हैं। एक रीजन यहाँ पे क्या है, क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझा, क्राउडिंग बहुत ज्यादा रिपल्शन वगैरह बहुत कुछ आ सकता है वहां पे, ऐसा। आओ SN1 देखते कहां गए, हाँ SN1 में याद है, SN1 में हम लोग क्या यूज करते हैं, टर्शियरी। यहाँ पे टर्शियरी क्यों यूज करते हैं वो पढ़ता है, इसके लिए बड़ा पॉइंट है, पढ़ो जरा क्या है, पढ़ो। इन SN1 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर, याद है प्लेनर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट रिजल्ट्स इन रिलीफ, याद है स्टेरिक, याद है स्टेरिक, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन। मैंने तुमको पहले बता दिया, जो भी पढ़ाने का सब कुछ बता चुका हूं, कुछ नया चीज नहीं है। देखो मैंने क्या बताया, क्या यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन होता है, नहीं ना, मतलब जो पहले स्टेरिक रिपल्शन था उससे तुमको भी यहाँ पे रिलीफ मिल जाएगा, अभी नहीं है ना यहाँ पे। समझना पॉइंट क्या है, बोलो। और वैसे एक और चीज यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है कार्बन का, वो भी देखते हैं, चलो एक एक पढ़ते हैं। हाँ कहाँ था आगे तुम, यहाँ पे जो प्लेनर तुमको कार्बोकेटायन मिलेगा, इसमें जो कार्बन है, याद है मिथाइल, ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये +I इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बताओ, जिसकी वजह से जो तुम्हारा स्टेरिक रिपल्शन था पहले, अब वो थोड़ा कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बराबर। हाँ रिलीफ फ्रॉम द स्टेरिक क्राउडिंग, रिलीफ फ्रॉम द स्टेरिक क्राउडिंग प्रेजेंट इन, पढ़ो क्या आगे पढ़ लो, प्रेजेंट इन टर्शियरी में ना, SN1 देख रहे हैं ना, टर्शियरी बराबर, प्रेजेंट इन टर्शियरी हैलाइड सब्सटेंस। सेकेंडली आगे एक और चीज, एक रीजन समझा क्या, एक रीजन, अरे बोलो एक समझा क्या, एक रीजन क्या है, तुम लोग यहाँ पे टर्शियरी यूज कर सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि टर्शियरी यूज करने के वजह से तुमको ज्यादा अल्काइल ग्रुप मिलेगा, उससे तुम्हारा स्टेरिक रिपल्शन कम हो जाएगा। एक सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड एक और रीजन है सेकेंडली, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर। पढ़ो जरा नेक्स्ट पढ़ो क्या, सेकेंडली द कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय +I इफेक्ट ऑफ, अरे ये तुमको ये भी तो बताया ना +I, अल्काइल हमेशा कौन सा इफेक्ट दिखाता है बताओ, +I का इंडक्टिव इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो तुम्हारे कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझा वहां पे, ऐसा। हाँ सेकेंडली द कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय +I इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, दिख रहा है ये सब अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का जो +I इंडक्टिव इफेक्ट है वो इसको स्टेबलाइज कर देगा कार्बोकेटायन को, आगे। एंड ऑल्सो बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, बराबर। अल्फा हाइड्रोजन मालूम है क्या होता है, देखो अल्फा कार्बन तो सिखाई दिया तुमको, द कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू कार्बोकेटायन, वो तुम्हारे लिए अब क्या रहेगा बताओ, अल्फा कार्बन, और उसका जो भी हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन, मालूम है। तो 3 लॉजिक याद रहेगा, जरा देखो ध्यान सुना, देखो क्या हुआ, देखो
SN2 रिएक्शन जो मैकेनिज्म है, इसमें प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड समझा कि यूज करते हैं। रीजन बहुत सिंपल सा है, इंटरमीडिएट वाला स्टेप में बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा, नहीं तो अगर हम लोग सेकेंडरी टर्शरी यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग याद है ये वाले पार्ट में SN1 में हम लोग टर्शरी इसीलिए यूज करते हैं, 2-3 रीजन है। पहला ये है कि जो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है बराबर, वो कैसा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई का इंडक्टिव इफेक्ट जो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देगा, तो ज्यादा कितना भी लेके आओ कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा वहां पे, समझा। तुमको रिलीफ किससे मिल जाएगा बताओ, स्टेरिक जो था, स्टेरिक रिपल्शन, उससे तुमको रिलीफ मिल जाएगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन की वजह से भी होता है, इसके लिए तुम्हारा टर्शरी दिख रहा है, बहुत सिंपल है। हमेशा तुमको SN1 में क्या यूज करना है, टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड, और SN2 में क्या यूज करेंगे, प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड। ये अभी इनकम्प्लीट है, अभी प्रॉपर समझा हुआ नहीं है, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि दो प्रॉपर्टीज और है, ये सेकंड प्रॉपर्टी जरा पढ़ो, क्या पढ़ो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी रिएजेंट मतलब मालूम क्या, पहली बात बताओ, ये CH3Br और OH में से बताओ रिएजेंट कौन है। OH को रिएजेंट बोलते हैं, इसको तो रिएक्टेंट बोलते हैं ना, वो रिएक्ट करेगा बराबर ऐसा। हाँ, यहाँ पे क्या पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट, तो ये OH माइनस के न्यूक्लियोफिलिसिटी पे भी डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी समझा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या, सुनो, न्यूक्लियोफाइल तो आता ही है, ध्यान दो इधर है, न्यूक्लियोफाइल आता है ना, न्यूक्लियोफाइल मालूम है, न्यूक्लियोफाइल मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही कम इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बराबर। अब न्यूक्लियोफाइल का एबिलिटी कैसे बताएंगे हम लोग, बहुत सिंपल सा है, ये कितना इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो उसका न्यूक्लियोफाइल का एबिलिटी हो जाएगा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो ना यहाँ पे लिखा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब मालूम है क्या है, बहुत सिंपल सा मतलब, ये किसका प्रॉपर्टी रहेगा, न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल, इतना तो क्लियर। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसमें होता क्या, कितना इजीली तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे सकता है, रिलीज कर सकता है, समझा, उस पर भी डिपेंड करेगा। चलो देखते हैं ये क्या है, पढ़ो। द न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीशीज दैट यूजेस, ये न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पीशीज है जब वो कार्बन के सामने आएगा तो अपना दो का दोनों इलेक्ट्रॉन देके उससे बॉन्ड बनाएगा ना, नहीं समझा, ये यही तो कर रहे कभी से बराबर। हाँ पढ़ो, द न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीशीज दैट यूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, खुद का इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म बॉन्ड विद द कार्बन, समझा, ये पॉइंट बताओ, समझा। अब इसके बाद आएगा और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, बताया ना तुमको, न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे देखते हैं, कितना एबिलिटी है, कितना टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाए ना वो, ऐसा। सेकंड पार्ट पढ़ो न्यूक्लियोफिलिक का, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ एनी स्पीशीज इज एक्सप्रेस, बताया ना कैसा, कितना इजिली डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन, इज एक्सप्रेस इन इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी विच कैन बी कोर। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो लिविस बेस की लिविस एसिड, लिविस बेस एक्सेप्ट किया तो एसिड, बताते ना, ए से याद रखो, एक्सेप्ट तो एसिड, ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है ये किससे रिलेट करता है, लिविस बेस से रिलेट करेगा, समझा। समझा, बताओ तुमको पहला पढ़ा, ये हार्ड वाला प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत इजी प्रॉपर्टी है जो पढ़ने जा रहे हैं, इससे हार्ड तो ये वाला था, समझा। ये तुमको समझा क्या, बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ क्या, रिएजेंट ना। तो पहले पॉइंट यह बताया कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा स्पीशीज जो अपना खुद का दो इलेक्ट्रॉन लगेगा, यूज करेगा और किससे बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ। फिर इसमें हम लोगों ने पॉइंट देखा कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कैसे देखेंगे हम लोग, कैसे देखेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेबिलिटी से, और ये किससे रिलेट करता है बताओ, लिविस बेस से, क्योंकि लिविस बेस मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज जो करता है वो लिविस बेस, अमोनिया होता है लिविस बेस, अमाइंस होते हैं लिविस बेस ना, ये पढ़ाया तुमको। चलो आगे पढ़ो, आगे। The more powerful nucleophile attack the substrate faster and favors। अच्छा, ये इतना अलग है, इसके आगे अलग है, कनेक्ट करके पढ़ो, सुनो। जितना ज्यादा पावरफुल तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जैसे कि OH माइनस, जितना ज्यादा पावरफुल तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है वो उतना फास्टर अटैक करेगा तुम्हारे सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट मालूम कौन, CH3Br, OH माइनस क्या है, रिएजेंट मतलब न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा बराबर, उतना वो फास्ट किस पे अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पे बराबर। तो वही लिखा देखो, द मोर पावरफुल द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट फास्टर एंड फेवर्स, कौन सा रिएक्शन फेवर करेगा, SN2। याद रहेगा ये कब होता है, जब तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत पावरफुल है, तो वो कौन सा रिएक्शन फेवर करने वाला है, SN2। प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड कौन सा रिएक्शन फेवर करता है, SN2 करता है, समझा। टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड SN1 करता है, समझा पॉइंट क्या है। फास्टर, देखो पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है तो कहां अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पे। अब सर पावरफुल है तो SN1 क्यों नहीं दिखा रहा, इधर जरा देखो, देखो पावरफुल न्यूक्लियर था, सॉरी पावरफुल न्यूक्लियोफाइल, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल फटाक से अटैक करेगा ना, जल्दी फास्ट अटैक करेगा। फास्टर अटैक करने का टाइम उसको इधर ही मिलेगा, इधर ही मिलेगा। अरे क्योंकि पहला स्टेप में अटैक कर सकता है क्या,
ये स्लो स्टेप है, कार्बोकेटायन जब तक बनेगा तब तक उसका फास्ट करने का टाइम चलेगा। समझा पॉइंट क्या है? बोलो। SN1 रिएक्शन दिखा सकता है क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? नहीं दिखा सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सिर्फ क्या दिखाएगा? SN2। उधर उसको जल्दी से अटैक करने का जल्दी फटाफट से टाइम मिल जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि एक ही स्टेप का तो रिएक्शन है और यहाँ पे 2 स्टेप है। चलो ठीक है, एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल बताओ फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है कि सेकंड में करता है? सेकंड में OH माइनस यहाँ अटैक करता है, सेकंड आते आते फास्ट करने का टाइम निकल गया ना। समझा क्या? हाँ आगे नेक्स्ट देखो किधर तक हम लोग, यहाँ सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो, ये वाला पॉइंट नेक्स्ट। द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा एक पॉइंट और लॉजिक है, SN1 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है इसका रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करेगा? ये अल्काइल हैलाइड। क्या ये तुम्हारा वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड किया? बॉक्स में OH माइनस लिखा है? नहीं, तो फास्टर स्लोअर यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। समझा? न्यूक्लियोफाइल कैसा भी रहने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। समझा? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये स्लो स्टेप है ना, इधर अटैक कर सकता है क्या? जब तक कार्बोकेटायन बनेगा नहीं, अटैक किधर करेगा वो? कार्बोकेटायन बनने के लिए टाइम लगता है, स्लो स्टेप है एकदम। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी से हमको क्या मालूम पड़ा? न्यूक्लियोफिलिसिटी से ये चीज मालूम पड़ा, अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बराबर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो वो कौन सा रिएक्शन फेवर करता है? SN2। बराबर, वीक रहने दो, स्ट्रॉन्ग रहने दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है SN1 में, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे। समझ में आ रहा पॉइंट क्या है? बराबर, अगर स्ट्रॉन्ग होता तो भी ये स्लो स्टेप है, इधर टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, उसके बाद टाइम लगेगा तो बनेगा कार्बोकेटायन, फिर जाके वो अटैक करेगा, टाइम लग गया ना। समझ में आ रहा है? समझा? बोलो पॉइंट। हाँ आगे नेक्स्ट पढ़ो क्या है। अभी देखो तुमको 2 प्रॉपर्टी तुमको सिखा दिया, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट सिखा दिया है। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट याद है क्या है? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट याद है? यहाँ पे प्राइमरी जो पढ़ा था ना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, वो क्या फेवर करता है? SN2। टर्शरी SN1। प्राइमरी क्यों फेवर करता है? नहीं तो अगर इंटरमीडिएट में ज्यादा क्राउड आ जाएगा। समझा? और टर्शरी SN1 क्यों फेवर करता है? क्योंकि वहां पे स्टेरिक रिपल्शन से तुमको रिलीफ मिल जाएगा। समझा? प्लस हाई इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आ सकता है। समझा? समझा रहा पॉइंट? ये था सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट बहुत इजी है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN2 रिएक्शन को प्रेफर करेगा। बराबर, SN1 में हमारा न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन में कुछ डिपेंड होता ही नहीं है, और पहली बात तो ये स्लो स्टेप में टाइम लगेगा कार्बोकेटायन बनाने के लिए, उसके बाद जाके तुम्हारा वो अटैक करेगा ना। समझा? न्यूक्लियोफाइल तो समझ में आ गया तुमको ये क्या है। आओ नेक्स्ट पढ़ो क्या है, सॉल्वेंट पोलैरिटी। यार तुमको सॉल्वेशन बाय वाटर पढ़ाया था मैंने, इधर ही लिखा था मैंने सॉल्वेशन, वो वाटर अलग अलग बनाया था मैंने, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक 4 बनाया था ना ऐसा। उसमें हर जगह जितना हाइड्रोजन था उतना अपन ने वाटर यूज किया था, याद है? वो सॉल्वेशन था ना वहां पे, याद है? वहां पे भी तुम्हारा वो जो वाटर का मॉलिक्यूल वो स्टेबलाइज कर रहा था, स्टेबलाइज कर रहा था ना। यहाँ भी वैसे, ये भी वही कुछ लॉजिक है, ये भी वैसा ही कुछ है। जरा ध्यान दो, थोड़ा हार्ड है ये भी, देखो ना जरा ध्यान से पढ़ो। पहला पॉइंट पढ़ो क्या है, क्या पढ़ रहे मालूम है यहाँ पे क्या है? यहाँ भी हम लोग वही बताएंगे कि SN2 कौन दिखाएगा, SN1 कौन दिखाएगा। समझा? तुमको यहाँ से बताओ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट से क्या मालूम पड़ा? प्राइमरी क्या दिखाता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2, टर्शरी SN1 दिखाता है। इधर से ये मालूम पड़ा न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का तो क्या दिखाएगा? SN2। बराबर, और SN1 में तो डिपेंड ही नहीं करेगा वो, क्योंकि उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन में आता ही नहीं है वहां पे रेट लॉ में। बराबर, अब यहाँ पे देखो, अब हाइड्रेशन मतलब ये दिख रहा है सॉल्वेंट पोलैरिटी, मतलब वाटर की बात होगी यहाँ पर, सॉल्वेंट ज्यादा ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पढ़ो चलो पहला पॉइंट पढ़ो, SN1 mechanism proceeds via formation of carbocation intermediate, राइट है? SN1 की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। SN1 रिएक्शन में पहले क्या बनता है? कार्बोकेटायन, उसके बाद जाके तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऐसा। SN1 reaction proceeds via formation of carbocation intermediate, a good ionizing solvent। ध्यान दो, ये इतना अलग था, अब इसके आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पोलर सॉल्वेंट के बारे में और नॉन पोलर के बारे में। देखते कौन ज्यादा सूट करता है, बराबर, कौन ज्यादा सूट करेगा। पढ़ो अगुड, पढ़ो अगुड वाला क्या? अ गुड आयनाइजिंग सॉल्वेंट। गुड आयनाइजिंग सॉल्वेंट मतलब जो इजीली पोलर, जो पोलर रहेगा वही ना। आयनाइज कौन इजीली कर सकता है? जो पोलर है, बराबर। अ गुड आयनाइजिंग, देखो थोड़ा ये डिफिकल्ट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लैंग्वेज भी उसका डिफिकल्ट है, जरा ध्यान समझो। पहला पॉइंट तुमको समझा क्या है? पहला पॉइंट है कि वो जो हमको मालूम है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है, उसमें पहले स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकेटायन। अब आगे पढ़ रहे हैं, एक गुड आयनाइजिंग सॉल्वेंट क्या हो सकता है? जो है पोलर सॉल्वेंट, जो स्टेबलाइज करेगा किसको? आयंस बाय सॉल्वेशन मेथड, याद है? सॉल्वेशन बाय वाटर, वो टाइम पे वाटर स्टेबलाइज कर रहा था तुम्हारे, समझा रहे ना? अब इस केस में कौन स्टेबलाइज करे बताओ? पोलर सॉल्वेंट। ध्यान दे इधर, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे इधर, नहीं तो उसके बाद तो मैं है, याद है ना लेक्चर के बाद, बाकी है भी सब कुछ तो, बराबर।
ध्यान देते रहो, याद है मैं देख रहे कौन नीचे देख रहे हैं वो सब, फिर तुम लोग ऊपर देखेंगे लकड़ी के सामने। देखो तो ये तुमको पॉइंट समझा, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या, इसमें ऑलमोस्ट देखा तो बहुत बड़ा पॉइंट है, जरा ध्यान से समझो क्या है। पहले पॉइंट में बताया कि जो ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म वो कार्बोकेटायन बनाता है पहले स्टेप में। फिर सेकंड में बताया कि हमको एक्चुअली में तो सॉल्वेंट के बारे में पढ़ना है, तो सॉल्वेंट आया नहीं था। सेकंड पॉइंट में मैंने क्या यहाँ पे गुड आयनाइजिंग सॉल्वेंट कौन सा हो सकता है, पोलर सॉल्वेंट, बराबर। पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्वेशन करके तुम्हारे वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर देगा, बराबर ना। अरे सॉल्वेशन से स्टेबलाइजेशन होता है ना, उधर भी तो पढ़ा था अपन ने अमाइंस में, अमाइंस लिविस बेस होता है, जो अच्छे से स्टेबलाइज है वो ज्यादा अच्छा लिविस बेस है, याद है, जो ज्यादा रेजोनेंस दिखाता है वो ज्यादा लिविस अच्छा लिविस बेस है, ये सब पढ़ाया था तुमको अमाइंस में, बराबर। हाँ तो हम लोग कहाँ था, हाँ यहाँ सॉल्वेशन था, सॉल्वेशन से तुम्हारा जो भी है वो कार्बोकेटायन वो क्या हो सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है। आगे हम लोग को भी याद है इधर भी स्टेबलाइजेशन मिला था, याद है इधर, अरे अल्काइल ग्रुप याद है कि नहीं, प्लस सा इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा था, इसके वजह से स्टेबलाइजेशन हो गया था वहां पे। हाँ आगे कहां तक, इसके आगे बढ़ो। सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रिलेटिवली पुअर, कार्बोकेटायन का सॉल्वेशन इतना अच्छा नहीं रहता है, बराबर, लेकिन कार्बोएनायन का होता है, कार्बोएनायन का, और बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोएनायन का स्टेबलाइजेशन होना भी चाहिए। आगे मिलेगा, जरा एक बार फिर से पढ़ो, कहां तक पॉइंट, इधर सॉल्वेशन ऑफ, पढ़ो सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रिलेटिवली पुअर, लेकिन सॉल्वेशन ऑफ एनायन जो है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एंड सॉल्वेशन ऑफ एनायन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। देखो ये इधर 3-4 पॉइंट मिलकर बना है। पहला पॉइंट कार्बोकेटायन, सेकंड पॉइंट याद है क्या था, सेकंड पॉइंट यहां पे था कौन स्टेबलाइज करता है, बराबर, पोलर सॉल्वेंट बहुत इजीली स्टेबलाइज कर सकता है तुम्हारे कार्बोकेटायन को, बराबर। फिर उसमें देखा कि कार्बोकेटायन को अगर स्टेबलाइज करना है तो वो इतना इजी नहीं है, बराबर, बहुत पुअर होता है, लेकिन कार्बोएनायन को स्टेबलाइज करना जरूरी है, बराबर, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कहां तक आ गए थे, यहां तक ना। हाँ आगे बढ़ो, पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो समझेगा, ऐसा आधे पे नहीं समझेगा, पढ़ो। आधा तो क्यों पढ़ के सुनाओ, क्योंकि बहुत टफ है चीज, बहुत टफ चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ो। एनायंस आर सॉल्वेटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस दिन पढ़ाया था सॉल्वेशन बाय वाटर, याद है, अमाइन का H, अमाइन का H याद है, वाटर के O से अटैच था, O का 2H ऐसा था, फिर इधर तो बनाया था मैंने वो स्ट्रक्चर, बराबर ना। अरे भूल गए क्या, NH था, याद है, N का जो H है ये किससे अटैच था, O से ना, जो 2H को अटैच था, इधर मैंने डॉटेड बनाया था, याद है, ऐसा रेड कलर से, बराबर ना। ये कौन सा बॉन्डिंग था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो स्टेबलाइज होता है, ऐसा है। किधर थे हम लोग, किधर, हाँ एनायंस ना, एनायंस पढ़ो क्या, anions are solvated by hydrogen bonding solvents, बराबर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट, दैट इज प्रोटिक सॉल्वेंट्स, बराबर। कौन सॉल्वेंट, एक प्रोटिक सॉल्वेंट से और एक अप्रोटिक सॉल्वेंट से, बराबर। अब प्रोटिक सॉल्वेंट क्या, वो भी जरा देख लो क्या है प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो अगर तुम्हारा हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, बराबर, या तो नाइट्रोजन या तो फ्लोरीन, ये तीनों में से किसी एक से अटैच हो तो वो प्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, तुम्हारे सिलेबस में दिया नहीं है। प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ये एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन किससे अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, उसको बोलते हैं प्रोटिक। ऐसा एक और वर्ड आएगा अप्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें उससे अटैच नहीं रहेगा, समझा। अब जरा ध्यान दो, कहां थे हम लोग, एनायंस। एनायंस जो है, एनायंस को स्टेबलाइज कौन कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एनायंस स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किसके साथ होना चाहिए, प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ, बराबर, किसके साथ, प्रोटिक सॉल्वेंट। फिर से एक बार जरा पढ़ो एनायंस वाला पॉइंट, एनायंस आर सॉल्वेटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट, दैट इज कौन सा सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट। 10 जो SN1 रिएक्शन है, मतलब ये दिख रहा है SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे यूज क्या कर सकते हैं, प्रोटिक यूज कर सकते हैं क्या अप्रोटिक, वो जरा पढ़ो क्या। Thus SN1 reaction proceeds more rapidly in polar protic solvent than in aprotic solvent। अप्रोटिक और प्रोटिक का मतलब समझा क्या था, प्रोटिक मतलब तुम्हारा हाइड्रोजन एटम किससे अटैच होना चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या तो फ्लोरीन। अगर ये तुम्हारा हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन को छोड़ के किससे अटैच है तो अप्रोटिक हो जाएगा। अब जरा पॉइंट इसका ये पूरे का मतलब जरा समझो, देखो क्या है, SN1 रिएक्शन, बराबर, SN1 रिएक्शन वहां पे बहुत ज्यादा जल्दी होएगा, वहां पे रैपिडली होएगा जहां पे तुम्हारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है, पोलर है, याद रखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो वहां पे तुम्हारे पास कौन सा रिएक्शन तुमको देखने मिलने वाला है, SN1, बराबर, समझा। SN1 रिएक्शन कब देखने मिलता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। आगे पढ़ो नेक्स्ट वाला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में आगे पढ़ो क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूजुअली डिक्रीजेस द रेट ऑफ SN2। देखो ये तो ऑब्वियस क्लियर है, अगर SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से हो रहा है तो SN2 बताओ किससे होएगा, फिर
अप्रोटिक होएगा। तो यहाँ पे बता रहे कि प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज कर सकते, हम लोगों को देखते हैं। पढ़ो फटाफट पढ़ो, जल्दी पढ़ो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूजुअली डिक्रीजेस द रेट ऑफ SN2 का रेट कम कर देगा। यहाँ पे याद है रैपिडली कर दिया था, फास्ट कर दिया था, और यहाँ पे क्या कर देगा, डिक्रीज। बराबर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूजुअली डिक्रीजेस द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ SN2 मैकेनिज्म सबस्ट्रेट। देखो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग, रेट कहां से डिटरमाइन होता है बताओ, रेट डिटरमाइन कहां से होता है, स्लो स्टेप से ना। बराबर, तुमको मालूम है कि रेट में मैंने सिर्फ मिथाइल ब्रोमाइड क्यों लिखा, क्योंकि इस स्टेप में मेरा रिएक्टेंट सिर्फ मिथाइल ब्रोमाइड था, समझा। OH तो नेक्स्ट स्टेप में आया था, समझा। अब जरा मेरे को ये देख के बताओ, ये देख के बताओ, इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा, बराबर स्लो तो रहेगा ही वो, क्योंकि स्लो स्टेप से तो निकालते हैं ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा, क्या उसमें ये दोनों प्रेजेंट रहेगा कि एक ही प्रेजेंट रहेगा, दोनों, तभी तो दोनों लिखा है। इधर स्लो स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही प्रेजेंट था, इसके लिए एक ही लिखा था। हाँ, तो ये पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है, बराबर। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्लो स्टेप में दोनों प्रेजेंट रहेंगे, बराबर। अल्काइल हैलाइड भी प्रेजेंट रहेगा और तुम्हारा वो हाइड्रोक्साइड का आयन वो भी प्रेजेंट रहेगा, ऐसा। तो कहाँ थे हम लोग, इधर एक बार फिर से पढ़ो क्या था, एक बार फिर से पढ़ो क्या है, वहां तक जाते पढ़ो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूजुअली डिक्रीजेस द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इन द रेट डिटरमाइनिंग से। याद है, यहाँ से नया पॉइंट है, इधर से नया पॉइंट है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों प्रेजेंट है ना, अल्काइल हैलाइड भी तुम्हारे पास है और तुम्हारे पास वो हाइड्रोक्साइड आयन भी न्यूक्लियोफाइल, बराबर। इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ SN2 मैकेनिज्म सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब कौन, अल्काइल हैलाइड, और दूसरा कौन, रिएजेंट या फिर न्यूक्लियोफाइल मतलब OH, बराबर। एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व, बराबर। अब पोलर सॉल्वेंट न्यूट्रलाइज कर देगा डायरेक्ट, किसको न्यूट्रलाइज कर देगा, देखो वहां पे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब कौन था, OH माइनस। अगर OH माइनस को उसने क्या कर दिया बताओ, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो क्या ये जाके अटैक करेगा वहां पे, नहीं। तो इसके लिए हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 में नहीं यूज कर सकते, वहां पे क्या यूज करेंगे तुम लोग, अप्रोटिक सॉल्वेंट। समझना है पॉइंट क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो फिर कहां यूज करेंगे, SN1 में। SN2 में क्या यूज करेंगे, अप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर यूज किया तो वो इंटरमीडिएट स्टेप या तो जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा जहां पे वो दोनों प्रेजेंट रहेगा, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तुम्हारा जो ये दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और अगर ये न्यूट्रलाइज हो गया मतलब थोड़ी रिएक्ट करेगा अभी, समझा। ये अटैक तो तब करेगा ना जब वो माइनस में रहेगा, OH माइनस में, समझा पॉइंट क्या है, बोलो। हाँ, आगे पढ़ो, बताते हैं यहाँ पे कि हम लोग क्यों यूज करते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक समझ आ रहा है, जिसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा, या फिर ऐसा तुम लोग पोलर सॉल्वेंट, ऐसा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करो जिसके पास कम चार्जेस है, कम है मतलब अप्रोटिक हो गया, एक ही बात हुआ ना। पढ़ो पढ़ो, किधर थे पढ़ो। अपोलर सॉल्वेंट मतलब समझ, इसमें पोलैरिटी अलग अलग नहीं है। अपोलर सॉल्वेंट क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर दिया किसको, न्यूक्लियोफाइल। हेंस कौन सा यूज करिए बताओ, अप्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा ये ए अलग, थोड़ा अलग लिखो, ए पोलर, अपोलर नहीं है वो। ए पोलर सॉल्वेंट न्यूट्रलाइजेस किसको, न्यूट्रलाइज करेगा वो न्यूक्लियोफाइल OH को, हेंस अप्रोटिक सॉल्वेंट। या फिर एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करो जिसके पास लो पोलैरिटी, ये बताया तुमको ना, या तो अप्रोटिक यूज करो या तो क्या यूज करो, एक ऐसा सॉल्वेंट इसका चार्जेस कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा समझा। तो समझा ये तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, जरा एक बार देखो क्या क्या हुआ, देखो एकदम शॉर्ट में देखो। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में ये देखा, सबसे मेन सब कुछ पढ़ के एक चीज मालूम पड़ा कि SN, ध्यान दे संजय, तेरे को ज्यादा आ रहा लगता है। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में SN2 रिएक्शन में कौन सा अल्काइल आएगा, प्राइमरी, SN1 में टर्शियरी। ये इससे मालूम पड़ा हमको, ये इधर से मालूम पड़ा, बराबर। फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट, बराबर। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो बोलो, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, SN2 दिखाएगा। अगर वीक है, वैसे तो देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल SN1 पे नहीं डिपेंड, क्योंकि उसके रेट फ्लो में आया ही नहीं था वो। फिर पढ़ा सॉल्वेंट पोलैरिटी, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये किसको प्रीफर करेगा, SN1 रिएक्शन को। अगर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2, या तो एक ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जिसका पोलैरिटी कम है, समझा पॉइंट। एक लास्ट थियरी खत्म, फिर चलो ये हो गया। फिर एक थोड़ा सा रिएक्शन बचेगा जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये इजी, इतना डिफिकल्ट है, बता ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट, इसमें वर्ड्स ही ऐसे से आए। चलो ये पढ़ते, पढ़ो क्या पॉइंट, पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है, याद है ये याद है तुमको, ये वाला चीज याद है क्या, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, हैलो अल्केन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब SN रिएक्शन। इधर हम लोग क्या देखने वाले हैं, इधर भी SN देखेंगे लेकिन किसका, हैलो अरीन्स का देखेंगे, मतलब एरोमेटिक रिंग आएगा यहाँ पे, समझा। ये इतना हार्ड नहीं है, एकदम इजी है, ये कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, ये बहुत इजी है। पढ़ो क्या है, अराइल हैलाइड्स मतलब हैलो अरीन्स ना, हाँ। शो लोर, याद है ये ज्यादा रिएक्टिव था ना, अरे ज्यादा रिएक्टिव था, बराबर। ये उतना रिएक्टिव नहीं है, मतलब यहाँ पे बैक साइड अटैक फ्रंट साइड अटैक इतना पॉसिबल नहीं है।
अराइल हलाइड शो लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन है क्यों ऐसा हो रहा था बराबर। इसका रीजन, पहला रीजन क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट बराबर। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से कैसा होता है कि देखो ये हम लोग क्या पढ़ रहे, समझ आ रहा है क्या, यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं किसका, हैलोअरीन्स। इधर क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स, समझा, या तो अल्काइल हलाइड। ये करता था ना रिएक्शन, ये करता था, ये भी करेगा, लेकिन कुछ ज्यादा तुमको कंडीशन वगैरह वहां पे प्रोवाइड, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ये सब प्रोवाइड करना पड़ेगा, कैटलिस्ट डालना पड़ेगा ऐसा। हाँ, तो उसका रीजन याद है, क्या रीजन है, पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा रीजन sp2। याद है बेंजीन रिंग में जो कार्बन रहता है वो कैसा रहता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज रहता है, मालूम तुमको कि वहां पे डबल बॉन्ड आ चुका है इसके लिए। चलो पढ़ते, ये तुम मालूम, तुमसे मैंने क्लोरोबेंजीन का तुमसे मैंने करा के लिया है ना, रेजोनेंस करा के लिया क्लोरोबेंजीन का बराबर। जरा ध्यान से देखो, इसमें जो तुम्हारा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये कहां पे, ऑर्थो पे है, ऑर्थो पे, और कहां पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है। देखो प्रॉब्लम क्या है, यहां पे तुम्हारा कार्बन जो देख रहे, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है बताओ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, बराबर है। अब जरा ध्यान सुना मेरा पॉइंट का, ये हार्ड चीज नहीं, बहुत इजी समझने के लिए। देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आता है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर में, फर्स्ट और फिफ्थ में नहीं आता है। डबल बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, ये सब चीज MH3CT में आता है, ये वहां पे कंपेयर करने के लिए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से छोटा रहता है, और जो बॉन्ड छोटा रहता है उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी लगेगा, ज्यादा। छोटा बॉन्ड है मतलब इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है वहां पे, समझा, तोड़ नहीं सकते इतना इजीली, बराबर। तो सोचो, नाम बताओ जरा पहले, सर नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, समझा, बराबर ना। हाँ, क्या ये हैलोअरीन्स है, हैलोअरीन्स है। हम लोग इसका पढ़ रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है कि नहीं दिखाता है। एक चीज तो इधर ही मालूम पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब मालूम है क्या, एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके वहां पे अटैच होएगा। एक बात बताओ, ये कार्बन और क्लोरीन जिसके बीच में कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। कौन से स्टेप में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर में वो बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसके लिए वो सिंगल बॉन्ड से छोटा है। ज्यादा एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी लगेगा, तो क्या इजिली टूटेगा ये बॉन्ड, इसलिए जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता है। याद रहेगा ये सब चीज एग्जाम में आता है, ऐसा ये रिएक्शन तो आ ही जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझा, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हैलोअरीन्स नहीं दिखाता या फिर कम दिखाता है। रीजन बहुत सिंपल है, दो रीजन, एक है रेजोनेंस इफेक्ट और दूसरा क्या है, sp2। समझा, रेजोनेंस इफेक्ट में क्या था, कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या जाता है, डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड तुम्हारे बाकी बॉन्ड्स के, याद है इधर सिंगल बॉन्ड था, अरे इधर कार्बन और हैलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, और इधर कितना बॉन्ड है, तो ये देखिए, ये ज्यादा, ये बताओ ये बड़ा बॉन्ड रहेगा कि यहाँ का बॉन्ड बड़ा रहेगा, ये बॉन्ड बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो छोटा होता है। ये बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है कि वो पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है। ये छोटा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये बड़ा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, इसको तोड़ना इजी है, समझा। तो ये जल्दी रिएक्शन दिखाता है, ये रिएक्शन नहीं दिखाता। यही पॉइंट जो मैंने बोला ना, वही वहां पे पूरा A to Z लिखा हुआ, पढ़ो। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर शोस डबल बॉन्ड, किसके बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन, या तो हैलोजन बोल सकते हैं। शोस डबल बॉन्ड नेचर ऑफ कार्बन क्लोरीन, समझा, जो छोटा है ना बॉन्ड, डबल बॉन्ड छोटा होता है, एनर्जी ज्यादा लगेगा। हाँ, thus the कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज स्ट्रॉन्गर क्या बताया, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, एंड शॉर्ट, छोटा भी रहेगा बताया था ना, छोटा भी रहेगा बताया बराबर, एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरोअल्केन। इसका बॉन्ड भी बड़ा रहेगा, इसमें वीक भी बॉन्ड रहेगा, लेकिन इसका बॉन्ड छोटा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आगे बढ़ते, पढ़ो क्या, फिनाइल केटायन। अच्छा, फिनाइल केटायन, अच्छा सोचो, कुछ हमने कंडीशंस वगैरह प्रोवाइड कर दिया जिसकी वजह से तुम्हारा ये क्लोरीन यहां से निकल गया। वैसे तो निकालना उसको बहुत डिफिकल्ट है ना, अरे क्योंकि डबल बॉन्ड आया था, निकलेगा जल्दी, बहुत सारा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कुछ कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, तो जाके यहां से तुम्हारा क्लोरीन निकल जाएगा। अब जरा सोचो, जब भी क्लोरीन निकलेगा, क्या वो अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा कि शेयर करेंगे, क्या पूरा लेके निकलेगा, लेके निकलेगा, तो नीचे बनेगा फिनाइल का कार्बोकेटायन, समझ आ रहा है क्या, फिनाइल कार्बोकेटायन पीछे बैक साइड से अटैक को रोक देता है। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूं, अरे देखो एक चीज तुमको समझा गया, यहां पे क्या है, ये तुमको समझा क्या, रेजोनेंस इफेक्ट समझा क्या, रेजोनेंस इफेक्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, जो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में छोटा है, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर है, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी लगेगा, टूट नहीं सकता जल्दी, ये एक रीजन था जो जल्दी वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। दूसरा रीजन क्या है, जब समझो इन केस ये निकला भी, समझो इन केस ये तुम्हारा क्लोरीन यहां से निकल गया, तो तुम्हारे पास फिनाइल केटायन बन जाएगा,
अरे फिनाइल ना नीचे बेंजीन वाले ग्रुप से जब H निकल गया तो फिनाइल केटायन हो गया। फिनाइल केटायन जो ये है, ये पीछे से बैक साइड अटैक को रोक देता है। यहाँ पे हुआ ना अटैक, अरे अटैक हुआ तभी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाया ना, वो अटैक को कौन रोक देगा? वो फिनाइल दिख रहा है, फिनाइल केटायन वो रोक देता है। चलो देख के देते हम लोग। हाँ ये पढ़ो, फिनाइल केटायन फॉर्म्ड बाय सेल्फ आयन। सेल्फ आयन समझ में आ रहा है क्या? ध्यान दे रहे हैं सब लोग? बेंजीन का रिंग के ऊपर क्लोरीन है, क्लोरीन निकला Cl माइनस, तो फिनाइल का के ऊपर प्लस साइन आएगा ना वहां पे, फिनाइल केटायन। जो फिनाइल केटायन इन केस बना भी रहेगा सेल्फ आयनाइजेशन की वजह से ऑफ हैलो आयंस विल नॉट, पढ़ो, will not be stabilized by resonance which rules the possibility of SN1। ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं करेगा, ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, और SN2 तो करेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया पीछे से बैक साइड अटैक होता है क्या? नहीं, उसको रोक देता है। वरा किधर देखो हम लोग, हाँ बैक साइड अटैक ऑफ OH पीछे से अटैच करता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है। बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ब्लॉक। ब्लॉक कौन कर देगा? वो तुम्हारा हैलो आयंस का रिंग जो है ना, फिनाइल वाला रिंग, बराबर, ब्लॉक्ड बाय द एरोमेटिक रिंग व्हिच रूल्स आउट ऑफ SN2 रिएक्शन। मतलब SN2 भी नहीं दिखाएगा वो, SN1 भी नहीं दिखाता जल्दी। समझ में आ रहा है पॉइंट का मतलब क्या? बोलो बताओ, समझा क्या तुमको क्या है? अरे अराइल हैलाइड जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता नहीं है, उसका दो रीजन है, एक है रेजोनेंस और दूसरा क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। समझा? फिर हमने रेजोनेंस से देखा, थर्ड पॉइंट की बात कर रहा है, इसमें देखा कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड की वजह से तुम्हारा जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में कैसा हो गया? छोटा हो गया है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो टूटेगा तो नहीं ना, ज्यादा एनर्जी देंगे मतलब ज्यादा टेम्परेचर देंगे, ज्यादा प्रेशर रहेगा, ज्यादा कैटलिस्ट रहेगा। समझा? फिर ये फोर्थ वाले पॉइंट में देखा, जो फिनाइल केटायन बन भी गया समझो इनकेस सेल्फ आयनाइजेशन से, तो वो दो काम करता है, ना तो वो SN1 रिएक्शन होने देगा, ना तो वो SN2 रिएक्शन होने देता है। समझा? SN1 SN2 किसका एग्जांपल है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अरे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, तभी तो सब्स्टिट्यूट करता है ना वहां से Br माइनस को, ऐसा। आओ पॉइंट नंबर 5 पे आओ, पढ़ो, खत्म हो गया 10, दो ही पॉइंट। 10 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज, मतलब टूटना क्लीवेज ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हैलो आयंस प्रोसीड्स विद डिफिकल्टी। जल्दी नहीं टूटेगा वो। समझा? अरे मालूम पड़ गया ना रीजन क्या है? समझा? आगे लेकिन सुनो क्या होता है, जल्दी टूटेगा तो नहीं, कौन मालूम है? ये क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर ऑर्थो, ये दिख रहा है ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप आ जाए, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप आ जाए तो वो रिएक्शन दिखाता है। अभी तक मैंने क्या बताया था? क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता है। रीजन याद है क्या था? रीजन याद है क्या? अरे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, बराबर, और बैक साइड अटैक को ब्लॉक कर दिया था, ये रीजन था। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्लोरोबेंजीन में अगर ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे कुछ आ जाए, कोई ग्रुप आ जाए, बराबर, तो वो रिएक्शन दिखाएगा। बराबर, मेटा पे ग्रुप आएगा तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ने का, कुछ फर्क पड़ता है नहीं, इतना समझ लो, तो भी नहीं दिखाएगा। मेटा पे आया तो नहीं दिखाता, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे आया तो दिखाया। ये जो मैं बोल रहा हूं आगे का पॉइंट, इसके लिए समझ लो। समझा मैं क्या बोला पॉइंट? क्लोरोबेंजीन जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता है, लेकिन क्लोरोबेंजीन के साथ समझो यहां पे कोई ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पे कोई ग्रुप अटैच्ड है पहले से, वो रिएक्शन दिखा सकता है। समझा? अब वो ग्रुप कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गिविंग, वो सब देखते चलो। नेक्स्ट वाले पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर 5, नहीं हो गया 6 पढ़ो क्या? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग समझ में आ रहा है? जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। हाँ मैंने बताया ना, कुछ तो ग्रुप होना चाहिए ऑर्थो पैरा पे, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। पढ़ो पढ़ो, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहां पे, कहां बताता हूं? एट ऑर्थो एंड पैरा। देखो दो ऑप्शन है, तो ऑर्थो पे भी रखो, पैरा पे भी रखो, चलेगा। या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, ये भी चलेगा। दो ऑप्शन तुम्हारे पास, दोनों जगह पे रखो, ऑर्थो पे रखो, पैरा पे, तो भी रिएक्ट करेगा। या तो ऑर्थो या तो पैरा, ऐसा करेंगे तो भी चलेगा। समझो ऑप्शन तुम्हारे पास, देखो उधर लिखा, देखो ऑर्थो एंड स्लैश और पैरा। समझा? क्या होता है? ग्रेटली इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलो। ये सब एमसीक्यू में आ सकता है कि हैलो अरेंज तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता ही नहीं है। तो अगर इनकेस तुमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना है तो करना क्या पड़ेगा? तुमको ऑर्थो पैरा पे क्या लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑर्थो या तो पैरा, दोनों में से एक जगह क्या लगा दो? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये ऑप्शन तुम्हारे पास। समझा क्या है? चलो कहां तक आ गए थे हम लोग? हाँ, greatly increases the reactivity of haloarenes towards the substitution of halogen atom। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब दिखा सकता है वो। समझा? मैंने एक चीज और तुमको बताया था कि अगर मेटा पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आया तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, तो नहीं पड़ेगा। एक बात बताओ, जितना ज्यादा ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, क्या उतना ज्यादा रिएक्टिविटी रहेगा? रहेगा ना?
हाँ, तो ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, ये वाला पॉइंट है, ये पढ़ो पॉइंट नंबर 7 पढ़ो। ग्रेटर द, अरे पढ़ो तो, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कहां पे, ऑर्थो या तो पैरा पे पोजीशन, ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी। समझा? अरे मतलब इन सब चीजें क्या हो रहा है यहाँ पे, समझा? इसी से तो रिएक्शन होता है। तुम बोलते रिएक्शन हुआ कैसे, तो वो ये आना चाहिए तुमको उसके लिए। जब मैं रिएक्शन कल कराएगा वहां पे, तो क्लोरोबेंजीन जल्दी रिएक्शन नहीं दिखाता है, उसके लिए बहुत सारा कंडीशन, बहुत टेम्परेचर है, बहुत सारा प्रेशर है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। वही अगर मैं यहाँ पे ऑर्थो पे कुछ लगा दूं, नाइट्रो वगैरह कुछ लगा दूं, समझा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो बिना कोई कंडीशन के थोड़ा सा हीट कर दिया तो भी रिएक्शन हो जाता है। समझा? उसका रीजन क्या था, ये रीजन है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे रहेगा तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला तुमको। समझा? बोलो। लास्ट, मेटा पे अगर कोई ग्रुप आके अटैच हुआ तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। लास्ट पॉइंट पढ़ो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन हैज प्रैक्टिकली नो इफेक्ट इन द रिएक्टिविटी। समझा पॉइंट क्या है? थोड़ा बड़ा लेक्चर है लेकिन थियरी था तो याद समझ में आना पड़ेगा तुमको। थोड़ा टफ लगा रहेगा, कंफर्म है, क्योंकि टफ है ये वो। समझा? जरा एक बार देखो कि क्या क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका, अल्काइल हलाइड या तो हैलो अल्केन्स, दो नाम है उसका। इसका नाम क्या था, हैलो अरीन्स। समझा ना, हैलो अरीन्स, हाँ, या फिर अराइल हलाइड, ऐसा हो सकता है। इसमें क्या देखा, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, दिखाता है। क्या ये दिखाता है, जल्दी नहीं दिखाएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस दिया तो हो सकता है। कंडीशन क्या क्या होना चाहिए बताओ, ऑर्थो पैरा पे क्या लगाओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या तो ऑप्शन है या तो ऑर्थो या तो पैरा लगा पे लगाओ। समझा लॉजिक क्या है? हाँ, फिर पढ़ा SN2 रिएक्शन, कितना मॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर, बराबर ना। इसका जो रेट है वो उसमें ऑर्डर कितना आता है, सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन, बराबर ना। इसको 3 फैक्टर इफेक्ट करते हैं, याद है कौन सा कौन सा 3 फैक्टर था, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, ये प्राइमरी दिखाएगा, ये दिखाएगा टर्शियरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, बराबर। फिर देखा अपन न्यूक्लियोफिलिक, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो आएगा SN2, वीक रहने दो, कुछ भी रहने दो, उससे फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड नहीं करता, रेट में आया नहीं तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन, बराबर। फिर पढ़ा अपन ने सॉल्वेंट, याद है पोलैरिटी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो क्या दिखाएगा, SN1, बराबर। अगर वो अप्रोटिक है तो वो क्या दिखाएगा, SN2। एक और ऑप्शन है, अप्रोटिक में तुम लोग ऐसा यूज करो सॉल्वेंट जिसमें कम पोलैरिटी है तो भी दिखाएगा, बराबर। फिर पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हैलोअरीन्स जल्दी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो दिखाएगा। यहाँ पे ये जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताओ क्यों नहीं दिखा रहा था, कार्बन क्लोरीन के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड, छोटा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर है, तोड़ने के लिए ज्यादा, टूटेगा तभी तो आके वहां पे दूसरा अटैच होगा ना न्यूक्लियोफाइल। समझो लॉजिक क्या है। एक और था यहाँ पे, याद है ये जो फिनाइल का जो केटायन था वो बैक साइड अटैक को प्रिवेंट कर दिया ना, उसने ब्लॉक कर दिया था बैक साइड अटैक, नहीं तो ये वाला रिएक्शन हो जाता है SN1 SN2। ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है लेकिन इसको नहीं होने दिया उसने। समझा क्या है? एक लेक्चर और लगेगा इसमें तो उसमें खत्म कर देंगे इसको।